अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे आगे में आपको कहेंगे खुश आमदीद जनाब। एक नया दिन इसका आगाज़ हो चुका है, नई एनर्जीज़ हैं। आज जुमेरात का दिन है, 17 अक्टूबर है और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है इमरान कैसे ये पूरा साल गुजर गया है ना। तकरीबन पूरा साल गुजर गया। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से, मैं इमरान हुई, आयशा हैं और हम उसी एनर्जी के साथ आने की कोशिश करें दोबारा से जिसके साथ कल गए थे। कल वैसे एनर्जीज लो करने के लिए शहर की सुनसानी वीरानी, कल तो हुआ नहीं। हम एक्चुअली वी वर ट्राइंग टू बी हियर बट वी कुडंट कम ऑन हियर एक्चुअली बिकॉज ऑफ द एससीओ कॉन्फ्रेंस। एक्चुअली हमने तो वो सारी मसरूफियात महसूस की ना जिसकी वजह से कल लोग नहीं आ पाए। और इस्लामाबाद की जो सड़कों की वीरानी है, मैंने आपको पहले भी कहा था, परसों भी कहा था कि मुझे 90s वाला इस्लामाबाद फील हो रहा था। कोई वीरानी नहीं थी। आपको प्रॉब्लम नहीं हुई आने में? ऑब्वियसली मैं कह रहा था कि पूरी जितनी भी सड़कें थी इस्लामाबाद की, खास तौर पे मेन एवेन्यूज जितने भी हैं, खास तौर पे रेड जोन का एरिया है, पारा साइड है, ब्लू एरिया साइड है, तकरीबन सभी वीरान थी। इट वाज लाइक नो कार ओवर देयर, कोई रेस्टोरेंट नहीं खुला था। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हु का आलम है। और मुझे तो कोविड का टाइम भी याद है। लेकिन चलें कोई बात नहीं, हमने बड़ा अच्छा इवेंट जो है वो होस्ट कर लिया, कामयाबी के साथ होस्ट कर लिया। तो इस चीज के ऊपर हमें खुशी है कि चलो हमने थोड़ा सा सैक्रिफाइस कर लिया, बट इट्स ओके। तो जनाब, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले हमारी रोजाना ये कोशिश होती है कि आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो हैं वो हम डिस्कस करें ताकि हल्का फुल्का दिन का आगाज हो। तो पहली स्टोरी क्या है इमरान? पहली स्टोरी क्या है? पहली तो आपको याद है हमारा एक जबरदस्त किस्म का बैंड होता था, सर किए ये पहाड़ दूर से कोई आए। यू रिमेंबर स्ट्रिंग्स वाज टुगेदर व्हेन बिलाल एंड फैसल वर वर्किंग टुगेदर। मुझे इन दोनों का एक इंटरव्यू करने के भी इत्तेफाक हुआ था रेडियो के लिए। और जबरदस्त किस्म की बॉन्डिंग थी दोनों की। स्ट्रिंग्स बैंड था और ये इन्होंने इतना जबरदस्त काम किया, कई डेकेड्स तक हमारी जो जनरेशन थी उसको इन्होंने एंटरटेन किया। फिर ये हुआ कि रास्ते यकजा नहीं रहे, रास्ते जुदा हो गए। लेकिन कल इनकी एक वीडियो आई जिसने हमें वंस अगेन एक बड़ी खुशी दी और एक रे ऑफ होप भी दी हमें। ये आई बिलीव ये जो सजदी गाना है आयशा, ये मुझे लगता है इनका आखिरी गाना था टुगेदर। मुझे ऐसा लगता है ये मतलब आखिरी नहीं भी था तो आखिरी गानों में से एक गाना था। यही गाना आखिरी था। और उसके बाद आई डोंट नो, लेकिन बड़े गुड नोट के ऊपर इस बैंड ने रास्ते जुदा किए, अनवर मकसूद के साहबजादे बिलाल साहब ने और फैसल ने। लेकिन इन्होंने जितना भी म्यूजिक अब तक प्रोड्यूस किया वो हमारी यादों का हिस्सा है। बहुत जबरदस्त म्यूजिक प्रोड्यूस किया और दोनों बड़े अच्छे सिंगर होने के अलावा बड़े अच्छे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स भी मिलते भी तो हैं। देखिए यही तो वीडियो हमने दिखानी है, दिखाइए जी वो वीडियो जिसमें अनवर मकसूद साहब के साथ जो है क्रिकेट खेलते हुए बिलाल मकसूद मौजूद थे, फैसल कबाड़िया मौजूद थे और घर के अंदर ये क्रिकेट खेल रहे हैं। ये देखिए अनवर मकसूद साहब हैं यहाँ पर और इसकी जो वीडियो है उन्होंने बना के इंस्टाग्राम पर भी शेयर की है और उनका जो कैप्शन है वो भी बड़ा दिलचस्प है। लिखते हैं कि हमारी बहुत अच्छी मुलाकात हुई जिसमें हमने ढेर सारी बातें की और पुरानी यादें ताज़ा की। जब उन्होंने पुरानी यादें ताज़ा किया तो हमने सोचा कि हम भी यादें ताज़ा कर लेते हैं और अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर देते हैं ये खूबसूरत सा बैंड जो है, जो अब साथ नहीं है बट फिर भी दोस्ती जो है अब भी उनकी बरकरार है। इनकी जो फैन फॉलोइंग है वो दुनिया भर में है। पाकिस्तान का पहला बैंड था जुनून के बाद जो कि हॉलीवुड तक पहुंचा। स्पाइडरमैन के लिए उन्होंने म्यूजिक दिया और इसके अलावा भी हॉलीवुड मूवीज के अंदर साउंड ट्रैक्स बनाने के लिए इनकी खिदमात ली गई। पाकिस्तान के लिए जैसा कि हमने कहा, हम इनका दूर एल्बम कम से कम मेरी मेमोरी में, फिर सर की ये पहाड़, फिर सर की ये पहाड़ का एक रीमेक भी आया, फिर कोक स्टूडियो का एक पूरा सीजन प्रोड्यूस किया इन्होंने मिलके। मैं रोज इनसे पूछती हूं कि आज आपको गाना ये मना कर देते हैं, आज आपको गाना पड़ेगा। आज आई कैन ट्राई, बट ये कि आई रिमेंबर दैट वीडियो सुहेल जावेद ने डायरेक्ट की थी। आपको बताऊं दूर जो इनकी वीडियो थी जिसमें एक लाइट ब्लू कलर की जीप हमें नजर आती है और उसमें फिर स्ट्रिंग्स बैंड नजर आता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल दैट वाज। चले थोड़ा सा आपकी भरपूर फरमाइश पे दैट वाज दूर 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 से कोई आए कहीं चुपके से वो दिल में समा जाए साजना। For you strings, to the love of strings, I love strings, yes। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में ये मजीद अच्छा म्यूजिक बनाएं। अच्छा तो बनाती हैं, मजीद म्यूजिक बनाएं, बस इकट्ठे होकर। आपके म्यूजिक का भी इंतजार है वैसे हमें। अच्छा, कब आ रहा है? I hope I'll collaborate with Bilal भाई sometime. He's an amazing musician. इंशाल्लाह। चले जी आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक गोल्डन बॉय की। अब आप पूछेंगे कि इनको गोल्डन बॉय मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जनाब गोल्ड लेकर आए हैं पाकिस्तान के लिए। अच्छा, ओके। पाकिस्तान के शाहजेब खान है, इन्होंने एशिया ओपन कैरोगी ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। 54 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में दिलचस्प मुकाबला हुआ इनका फिलिपाइन के कलम्बा के साथ और इन्होंने शिकस्त दी उनको। पहले राउंड में कलम्बा जो है उन्होंने शाहजेब के खिलाफ 6 के मुकाबले में 11 पॉइंट से कामयाबी हासिल की, लेकिन शाहजेब ने कमबैक किया, शानदार खेल का मुजाहरा किया। 10 और पहला राउंड जो है वो 3-10 और तीसरा राउंड 18-0 चीज पाकिस्तान के लिए इस इवेंट में पहला गोल्ड मेडल अपने नाम किया। जहां भी जाते हैं पाकिस्तान का नाम बुलंद करते हैं। इससे कबल सेमीफाइनल में इंडोनेशिया की के हिदायत तुमा काका
आई होप मैं नाम सही ले रहा हूँ, उनको भी उनके साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। सो शाहजेब हमारा बहुत बड़ा फ़ख्र है, बहुत प्राइड है हमारा, जहाँ भी जाते हैं पाकिस्तान का नाम बुलंद करते हैं और पाकिस्तान के लिए टाइटल्स लेके आते हैं। वी सो प्राउड ऑफ यू शाहजेब, हमने आपको अल्लाह सब ज़रूरी समझा कि ट्रिब्यूट पेश और लड़कियां भी किसी से पीछे नहीं है। मलिहा जो है वो भी ताइक्वांडो चैंपियनशिप में एक और एजाज अपने नाम कर चुकी हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुकी हैं। लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी की ये तालिबा है मलिहा, जिन्होंने एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कांसी का तमगा जीता है। ये भी इंडोनेशिया में मुकाबला हुआ और मलिहा ने 73 किलोग्राम कैटेगरी में 250 से ज़ायद खिलाड़ियों के साथ मुकाबला किया। और मलिहा जो है कुछ रोज़ पहले तकरीबन महीना पहले इस शो में भी आई थी, तब उस टाइम पर हम मौजूद नहीं थे, बट ये दोनों बहनें आई थी और बड़ा अच्छा इनके साथ बातचीत रही थी। इनका ताल्लुक जो है वो हुंजा गिलगित बल्तिस्तान से है। पाकिस्तान का नाम रोशन किए जा रही हैं और हमें जो है ना प्राउड फील करवाई जा रही हैं। तो डेफिनेटली हमारी कोशिश जो होगी वो यही होगी कि दोबारा से इनको, जैसे ही पाकिस्तान आती है, इनको हम लेकर आते हैं अपने शो में और आपकी मुलाकात एक मरतबा फिर से करवा लेते हैं। तो ठीक है, हम हमारा फोकस बाकी चीज़ों के साथ खाने के हवाले से भी होता है, खाना और मुख्तलिफ जो नई चीज़ें सामने आती हैं। ठेले पर अंडे वाला बर्गर इज माई क्वाइट फेवरेट थिंग, और मेरा इसको स्नैक ही कहेंगे ना। अच्छा, 2 रोज पहले ये बात भी कर रहे थे कि मैं रात को घूम रहा था अंडे वाला बर्गर, और इस्लामाबाद में अच्छा अंडे वाला बर्गर नहीं मिला मुझे, अच्छा नहीं मिला। लाहौर में मैंने 1-2 जगह जिसे कहते हैं ना ताड़ी हुई थी, वहाँ पे मुझे रात को अच्छा अंडे वाला बर्गर मिल जाता था। यहाँ पे ज़रा अभी तलाश जारी है। खैर, हमने एक ऐसी कंपनी का जिक्र किया है जिसके मैनेजर, जिसने एक ऐसे अंडे वाले बर्गर वाले का जिक्र किया जिसने कंपनीज को पीछे छोड़ दिया, मैनेजर्स को पीछे छोड़ दिया। ये सोशल मीडिया पर मुंबई की एक खबर है और वहाँ पे एक बर्गर बेचने वाले शख्स है, उनकी वीडियो है जो वायरल हुई है और इसकी सालाना कमाई जब सामने आई है तो मैंने सोचा ये छोड़ ही दूं, अंडे वाला बर्गर ही लगा लूं। अंडा वाला बर्गर बेचना शुरू कर दिया, लेकिन ये 24 लाख भारतीय रुपए के करीब कमा रहे हैं। आपको बिल्कुल ये पता है, आपको ये पता है कि यहाँ पे जो स्ट्रीट फूड है मुंबई के अंदर खास तौर पर वो बहुत ज्यादा फेमस है। और ये जो वड़ा पाव है, इसको ये वहाँ पे वड़ा पाव कहा जाता है। आपने ट्राई किया वैसे? अच्छा, इट्स डिफरेंट और इट्स सेम? डिफरेंट। हां, वड़ा पाव आई कुडंट ट्राई वड़ा पाव। आई हर्ड लाहौर में एक जगह से मिलता है लेकिन मैं जा नहीं सका। आई विश कि हम वैसे कभी वहां से कोई पैकेज वगैरह कर सकें और दिखाएं कि लाहौर में वड़ा पाव मिलता है। ये कोई PKLI जो है ना हॉस्पिटल लाहौर में, उसके सामने वर्ड को साहब हैं, बड़ा मशहूर वड़ा पाव लगाते हैं। और देखते हैं कि वो अगर कभी हम उसको टेस्ट कर सके जिंदगी में। खैर, इस वक्त ये आप मनाजिर देख रहे हैं, आपने स्ट्रीट फूड का जिक्र किया, तो ये 2.4 मिलियन इंडियन रुपीस, मतलब पाकिस्तानी तकरीबन ये 50-55 लाख रुपए, नहीं उससे भी ज्यादा हो जाए, टमाटर से ज्यादा हो जाए, 2.5 रुपए का शायद। मतलब अगर पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से हम देखें ना तो ये तकरीबन 6 लाख रुपए जो है ना वो कमा रहे हैं महीने के। तो डेफिनेटली ये जो इमरान बात कर रहे थे ना, ये छोड़ के ना हमें ये शुरू कर देना, कम से कम शाम में तो कर ही लें, शाम में कर लेते हैं। हाँ, ये भी कर लें, शाम में भी कर लें ताकि हम इनके साथ अपनी इनकम मैच कर लें। तो ये अच्छा, भारत से ही है। भारत में इंटरेस्टिंग वाकयात होते रहते हैं, बड़ा मुल्क है ना, बड़ी बड़ी खबरें आती है लेकिन इंटरेस्टिंग आती हैं। भारत को एक सांप को सांप ने काटा, और ये जो मुतासर शख्स थे, एक सांप ने काटा, एक सांप को सांप ने काटा, साहब को सांप ने काटा। ओके, हाँ, मैंने और वो सांप लेकर सांप कैसे काट सकता? वैसे इंसान भी बाज़-औक़ात जो है ना वो सांप से ज़्यादा आगे निकल जाता है बहुत सारे मामलात में, लेकिन ये वाकया भारत में ऐसे पेश आया कि वो शख्स सांप के कटे जाने के बाद उसको गले में डालकर हॉस्पिटल पहुंच गए। दिस इज द इंटरेस्टिंग। अरे वाह, वो दिखा भी रहे हैं, सांप और वो दोनों इकट्ठे चले। अच्छा, ये ज्यादातर खबरें रियासत बिहार से ही आती हैं जहाँ पर इस तरह की ऊट-पटांग हरकतें हो रही होती है। इस शख्स को काटा, ये इतनी फनी स्टोरी भी नहीं है, बड़ा डर लग रहा है। फनी तो नहीं है, बट उसने देखे ना, उसको डर ही नहीं लग रहा, वो उठा के ना कि इसने मुझे काटा है, अब इसको बताएं क्या। मुझे लगता है जमाने ने इतने सितम किए ना, लोगों ने इतना काटा है इस बेचारे को आस्तीन के सांपों ने कि इससे सांपों का डर ही खत्म हो गया। बहरहाल डॉक्टर और अस्पताल का अमला जो है वो उसको देखकर हैरान भी हो गए, परेशान भी हो गए। इसको फौरन से इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया जहां पर इनका इलाज मुआलजा किया गया। आई होप अब ये ठीक हो, इनका इलाज हो गया हो, लेकिन अब उस सांप का क्या हुआ होगा ये मुझे समझ नहीं आ रही। पता नहीं, मुझे लगता है सांप ना मर गया इनको काटे जाने के बाद। जिस तरह की सूरत हाल है, जब उनको लगा ना कि अब बिल्कुल कैमरे के सामने आए, उन्होंने सांप को फर्श पे लेटाया और साथ खुद भी लेट गए और दोनों हंसी खुशी रहने लगे। आपने हंसी खुशी रहने लगे, हैप्पीली एवर आफ्टर हो गया उनका। अब जापान आपको लेकर चलते हैं जहां पर आपको पता है, चलें? वैसे मेरा बड़ा शौक है जापान जाने का, मैंने बड़ी बड़ी वहाँ की वीडियोस भी देखी हैं, कहानियां भी सुनी हुई हैं और मुझे उनकी ऑनेस्टी के बारे में बड़े किस्से पता है। जापान आपको पता है? अच्छा, ये नहीं मुझे पता। बहरहाल यहाँ पैसे कमाते हैं ना, हमने वो ठेला लगाना तो है, हाँ, हमने वहाँ से पैसे कमा के उसके बाद हमने चलना है। बहरहाल खबर ये है कि जनाब AI यानी कि मसनूई ज़हानत बहुत तेजी से तरक्की कर रही है, ये हम सबको पता है। इसके जरिए अब दुनिया भर में बड़े बड़े अहम काम भी सरअंजाम दिए जाने लगे हैं। जापान में AI टेक्नोलॉजी की मदद से क्लासिकी नोवा थिएटर के
मुनफरिद रक्स को महफूज किया जा सकता है। ये रिवायती रक्स जो है ये 14वीं सदी से चला आ रहा है और इसमें जापान में अब काफ़ी मकबूल हो चुका है और अब AI की मदद से इसको महफूज करने की कोशिश अच्छी बात है। ये नई टेक्नोलॉजी है, इंसानी हरकत को न सिर्फ रिकॉर्ड करती है बल्कि इसका तज्जिया भी करती है और इससे इस कदीम फन को महफूज करने में डेफिनेटली मदद मिलेगी और इसका कुछ अमली मुजाहरा हम देख भी रहे हैं। सो इट्स इंटरेस्टिंग, दुनिया क्या क्या कर रही है। सुबह आपको सिर्फ बताना नहीं होता, ये जो स्टोरीज हम दुनिया भर से इकट्ठी करते हैं, पूरा 24 आवर्स हमें लगते हैं अच्छी स्टोरीज लाने में। इसका एक मकसद ये भी होता है कि हमें इस इनोवेशन की कितनी ज़रूरत है, हमें अपने आप को कितना दुनिया के साथ मिलाने की, कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खैर ये जापान की स्टोरी है, टेक्नोलॉजी में सबसे बेहतरीन जाने जाते हैं और बहुत सारे डिजास्टर्स के बावजूद, इवन वर्ल्ड वॉर के बावजूद दे हैव मेड अ कमबैक और अब इतने अर्थक्वेक्स आते हैं उसके बावजूद कमबैक। लेकिन अपनी हिस्ट्री को नहीं भूल रहे ना, वो उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करें और उसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो भी किया जा रहा है। तो डेफिनेटली बड़ा अच्छा काम आए। वो पाकिस्तान के अंदर भी हमें इस तरह की खबरें जो है वो देखने कर चुके हैं। अब हमने इतनी खबरें दी हैं ना हमने, तो आपने मौसम की सूरत हाल बहुत गर्म कर दी है। गो टू योर प्लेस, टेल द वेदर टू द पीपल, बिकॉज मुझे लगता है कि हमने इस्लामाबाद की इस ब्रेक के बाद जो लोगों को आई है ना, लोगों ने वीकेंड प्लान करना है। सो आई वांट यू टू टेल द वेदर ताकि लोग प्लान करना है। मुझे अपना वार्डरोब भी प्लान करना है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं दिन में मुझे अलग कपड़े पहनने पड़ते हैं, रात में अलग, अर्ली मॉर्निंग अलग होते हैं। बहरहाल कैसा नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। अच्छा चले जी, मौसम के बारे में बता देते हैं कि आज का मौसम जो है वो कैसा रहेगा मुख्तलिफ शहरों में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस्लामाबाद की, वफाकी दारुल हुकूमत की। यहाँ पर कम से कम रहेगा 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद लाहौर चलते हैं जहाँ पर कम से कम रहेगा 21 और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 34 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद हमने बात करनी है शहर कायद कराची की, रोशनियों का शहर है। यहाँ पर कम से कम रहेगा 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर में कम से कम रहेगा 19 और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 33 डिग्री सेंटीग्रेड। और आखिर में कोयटा की बात करें तो यहाँ पर हमेशा कमी होता है, यहाँ पर कम से कम रहेगा 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके मुताबिक आपने अपना जो वीकेंड भी है प्लान कर लेना है, दिन भी प्लान कर लेना है। बस आपने रोशनियों के शहर का जिक्र किया। रोशनियों का वो शहर है जहाँ पे अक्सर रोशनी आजकल गायब भी रहती है और हम तो बहुत अफसोस के साथ, हमारा इतना प्यारा कराची है लेकिन अब गंदगियों का शहर बनता जा रहा है। जब भी मैं अच्छी बात करती हूँ आप कोई ना कोई नेगेटिव क्या करें, कराची वालों का दुख है हमें भाई। वी वांट कराची टू बी लाइक शंघाई, टू बी लाइक अच्छे दुनिया के इतने बड़े शहर है, न्यूयॉर्क टाइप कुछ बन जाए, हमें अच्छा लगेगा ना, लेकिन हो नहीं सक रहा ऐसा। खैर हमारे पास एक खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अपडेट है, वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। इसके मुख्तलिफ अजला है। यहाँ पे कल 5.7 शिद्दत का एक जल्जला रिकॉर्ड किया गया और इसके झटके खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके हैं जैसे लोहेदीर है, मालाकंड है, बुनेर है, सवात, शांगला वगैरह, यहाँ पे भी और बाजोड़ में भी महसूस किए गए। बिल्कुल। और ये जल्जले की गहराई जो है वो तकरीबन 187 किलोमीटर और मरकज़ जो था इसका हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान में था। जब भी इस तरह की खबरें होती हैं तो डेफिनेटली ना एक तो डर भी लगता है। सबसे पहले अगर ऐसा होता है ना तो बंदा फ़ोन करता है, तौबा तो करें। हम फ़ोन करते हैं अपने घरों के अंदर अपने दोस्तों को कि आई होप वो बिल्कुल महफूज हों। तो अल्लाह करे, अल्लाह खैर करे। अच्छा, ये 187 किलोमीटर नीचे था ना सरफेस से, इसीलिए इसकी इंटेंसिटी ऊपर इतनी फील नहीं हुई। अगर ये थोड़ा सा ऊपर होता तो 5.7 अच्छे खासे जोल्स होते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमें महफूज रखें। हम इस फॉल्ट लाइन के ऊपर हैं लेकिन विद दैट बहुत जरूरी है कि आप टीम को भी महफूज रखें, पाकिस्तान टीम को जिस तरह के। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि हमें हमेशा ना इस चीज़ के लिए इतना चाहिए कि कहीं पे भी हमसे ऐसी किसी भी सूरत में कोई पुरसिश अल्लाह की तरफ से हो सकती है। तो अपनी जिंदगी के दुनिया के मामला अच्छे रखें, बी पॉजिटिव, अच्छे से जिंदगी गुजारें ताकि कोई बैकलॉग ना हो आपका जो आप छोड़ के जाएं किसी भी वक्त। तो दूसरी जानिब अब आपने जिक्र कर ही दिया तो अब बताएं ताज़ा तरीन सूरत हाल। 248 for 7 बाय द वे स्कोर है। इंग्लैंड के खिलाफ ये दूसरा टेस्ट है। पाकिस्तानी स्पिनर्स जो हैं उनके वार जारी हैं। साजिद खान ने 4 पहली इनिंग में लिए इंग्लैंड की और नुमान अली के अब तक 2 शिकार हो चुके हैं जनाब। और इंग्लैंड ने दूसरे रोज खेल के इख्तिताम तक 6 विकेटों के नुकसान पर 239 रन बना लिए थे। अभी क्या अपडेटेड है? 248 for 7 248 और 7 भी आउट हो चुके हैं। बेन डकेट जो है उन्होंने शानदार सेंचुरी की लेकिन बेन स्टोक्स वापस आए हैं, किया उन्होंने कुछ नहीं है। हमारे स्पिनर्स चल गए भाई। वो एक जो थोड़ा सा देखा, मैं कह रही थी ना इमरान, आप कह रहे थे क्यों आप सीमर्स के बगैर जा रहे हैं, उनकी स्ट्रेटेजी थी। हाँ लेकिन अब देखना है ना, अभी तो मैच बाकी, अभी तो दूसरा दिन है। सो देखते हैं विकेट जो लेकिन अच्छा है अभी तक। सो फार सो गुड, सो फार अच्छी परफॉर्मेंस रही है। 248 for 7 आई मीन पाकिस्तान फिल वक्त ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान शायद 50, 60, 70 की लीड भी ले सकता है
है। तो अगर ऐसा होता है तो एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ हम आएंगे, और अगर हमारा ओपनिंग स्टैंड चल जाता है, 3 दिन का खेल बाकी है, बारिश का कोई इम्कान नहीं है, मौसम बिल्कुल क्लियर है, तो हम अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ अगर 400-450 बिल्ड करते हैं तो आई गेस हम जीत भी सकते हैं। हमारे बॉलर्स जो हैं वो अच्छा डिफेंड कर रहे हैं। पहले जो थी उनको, जो कैप्टन है हमारे, उनको यही प्रॉब्लम थी कि हमारे बॉलर्स ने परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने डिफेंड नहीं किया हमारे स्कोर को। हालांकि बड़ा अच्छा उन्होंने स्कोर किया था, 500 प्लस था। अभी नजर आ रहा है कि बॉलर जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। आई होप अच्छी खबर आए और एटलीस्ट ये जो हमारी सीरीज है ना ये बराबर हो जाए। आपकी बातों के बीच में मैंने 3 रन और बनवा दिए, 250 मैंने करा दिए। मैंने कहा कि आपके पास गीदड़ सिंह है कि यहाँ पे खड़े होके आप बनवा देते हैं। ये गीदड़ सिंह मुझे ना बैक एंड से पता लग रही है साथ साथ, बिकॉज़ दैट्स द मैजिक। हम नाज़रीन को बताते नहीं है, उनको यही लगता है कि हमें पता नहीं है, ऐसा नहीं है, पूरी टीम काम करी होती है पीछे। अच्छा जी, इसके साथ ही हम एक क्रिकेट से रिलेटेड एक और स्टोरी है, तुमने कहा वो भी चलते लगे हाथ तो शेयर दें। वैसे तो वी ऑल नो कि खास तौर पे जो सब कॉन्टिनेंट के क्रिकेटर्स हैं ना, दुनिया भर में तो टेनिस स्टार्स बड़े रिच होते हैं, बॉक्सर्स बड़े रिच होते हैं, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया वगैरह श्रीलंका में क्रिकेटर्स बड़े रिच होते हैं। अब रिचेस्ट देन द रिचर्स कहना चाहिए। अजय जडेजा एक प्लेयर है, ओपनिंग बैटर होते थे, फिर मिडिल ऑर्डर पे भी, लोअर ऑर्डर पे भी खेलते रहे। इंडिया के बड़ी बड़ी गाड़ियां, महल, सैकड़ों एकड़ अराजी, ये जो साबिक क्रिकेटर हैं अजय जडेजा, वैसे पाकिस्तान भी आ चुके हैं। अब वो जामनगर की गद्दी संभालने जा रहे हैं। मुझे वो याद आ गया, मिर्जापुर की गद्दी याद आ गई। मिर्जापुर की गद्दी। इनने जनाब चचा ने भतीजे को अपना जानशीन और वारिस मुकर्रर कर दिया, और इस तरह अजय जडेजा इस वक्त सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली को भी क्रॉस कर गए, जो बड़े अमीर क्रिकेटर्स हैं। और अब ये 50 बिलियन बहुत अमीर हो गए। अरबपति तो पहले भी होंगे, अरबपति से भी मल्टी बिलियन पति हो चुके हैं। पति वो ऑलरेडी होंगे लेकिन अरबपति से भी ऊपर हो चुके हैं। लेकिन ये है कि भाई बैठे, अगर आपकी लॉटरी निकला है तो क्या ही बात है। पाकिस्तान भी आए थे वर्ल्ड कप के अंदर, आई रिमेंबर पाकिस्तान के कौमी टीवी के लिए कमेंट्री भी करते रहे, प्रोग्राम करते रहे। सो इस्लामाबाद में काफी वक्त गुजार के गए हैं अजय जडेजा। सो और पाकिस्तान को बड़ा पसंद भी करते हैं। ही इज गुड फ्रेंड्स विद पाकिस्तानी लोगों के साथ, बड़ी दोस्ती है उनकी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स वगैरह। चले जी, जबरदस्त हो गया आज की हेडलाइन। क्या क्या चीजें आज हमारे शो में शामिल होंगे, कौन कौन से मेहमान होंगे, क्या टॉपिक्स होंगे, उनके बारे में जरा बता देते हैं। हम बात करेंगे जनाब एक फूड एटीएम की। वैसे तो एटीएम आपको पता है पैसे निकलवाने के लिए, आने के लिए आप कार्ड लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस्लामाबाद में एक फूड एटीएम शुरू किया गया है। इसकी डिटेल्स पैसे डालेंगे, बर्गर निकलेगा? बर्गर नहीं निकलेगा, आपको तरह तरह के खाने मिलेंगे। और बड़ा ही सस्ता, बड़ा ही जबरदस्त किस्म का जो है ये सस्ता और म्यारी होगा। यस। खैर, उसके बाद ही हम बात करेंगे कंट्रोल ड्रग्स की और एक्सीडेंटल एडिक्शंस जो होती हैं उनकी। इसके ऊपर भी हमें डिटेल से बात करनी है। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद पीआईए का एक और फिजाई मेजबान जो है वो टोरंटो से लापता हो गया है। ये मेरे ख्याल से इस साल का ना कोई 10वां केस है। कनाडा वालों का मेहमान बन गया, ऐसे कहना चाहिए। उसके बाद कराची में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के केसेस बढ़ रहे हैं। क्या एहतियात जरूरी है, क्यों बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर भी हमें बात करनी है। पहले टॉपिक का हम कर लेते हैं आप और पॉलिटिकल सिचुएशन पे भी बात करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंटली हम एक ब्रेक लेते हैं, ऐसा करते हैं। अच्छा। थोड़ी सी जरूरी है भाई, कोई भी प्रोग्राम हो, रिलेशनशिप हो, गाड़ी हो, ब्रेक बड़ी जरूरी है, प्रोग्राम में भी जरूरी है। टेक अ ब्रेक के बाद आएंगे, जरा पॉलिटिकल सिचुएशन को मलूज़े खातिर लाएंगे। आज बड़ा अहम दिन है उस आईनी तरमीम को लेकर जिसपे काफी अरसे से डेवलपमेंट हो रही है, और अब ऐसा लगता है कि ये कहानी मंतकी अंजाम तक पहुंच रही है। 26 अक्टूबर से पहले हो जाएगी। एक ब्रेक के बाद इस पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ जी, सबसे आगे में कहेंगे आपको खुशामदीद। और अब वक्त है आपको अपडेट करने का कि मुल्क के अंदर इस वक्त पॉलिटिकली एक्चुअली हो क्या रहा है और कौन सी तरमीम जो है उसको करवाने के लिए पता वैसे पाकिस्तानियों को सबको है कि क्या हो रहा है। पाकिस्तानियों हमसे ज्यादा पता होता है, तज्जियाकार जो है ना वो भी बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन आपको अपडेट करना हमारा काम है। तो आईनी तरमीम जो है जिसके ऊपर पिछले 2-3 महीने से बहुत ज्यादा बातें चल रही हैं, इससे पहले भी कहा जाता रहा 2 से 3 हफ्ते पहले तक कि करवाने लगे हैं, लेकिन डिले होते गया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये काम होने वाला है। But the D-Day is like 26 of October, जिसके ऊपर सबकी नजरें हैं। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि पहले नून लीग ने इनिशिएट किया, कामयाब नहीं हो पाए। वो हाईलाइट थी, बहुत बड़ी खबर थी, क्योंकि पॉलिटिकली वो सेटअप नहीं बना पाई नून लीग हुकूमत में होते हुए, जो जिसका एज हुकूमतों के पास होता है, बिकॉज हुकूमतें गिव एंड टेक कर सकती हैं, मुराद दे सकती हैं पार्टियों को। वो नहीं हुआ। उसके बाद फिर जो लीडिंग सीट थी वो बिलावल साहब ने संभाली, एंड टेकिंग द क्रेडिट बिकॉज ही नोज हाउ टू डू इट। उनके अब्बा भी इस काम के लिए जाने जाते हैं, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब, मुफाहमत के बादशाह। तो अब वो उसके बाद सूरत हाल ये डेवलप हुई कि जेयूआई और पीपीपी एक पेज पे आए, और फिर अब खबरें ये हैं कि पीपीपी, जेयूआई और नून लीग भी आ गई है। बगला हदफ तहरीक इंसाफ है। क्या तहरीक इंसाफ आएगी या नहीं? एमकेएम को भूल गए आप, एमकेएम भी लेकर आ गई है अपनी, हमारी भी शराइत जो है ना वो मानी जाए इस आईनी तरमीम के अंदर। इस पर अपडेट ले लेते हैं कि हो क्या रहा है। हमारे साथ जावेद साहब जो हैं, हम न्यूज़ से ही ताल्लुक है, वो आज स्टूडियोज में मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं। जावेद साहब, चल क्या रहा है, क्या हो रहा है? आईनी तरमीम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? आज कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास जो है वो भी बुला लिया गया है।
देखें, आपने जो सवाल किया ना, चल क्या रहा है, तो चल तो बहुत कुछ रहा है। अच्छा। अब हर सियासी जमात जो है वो अपनी अपनी चीज़ें सामने ला रही है। जैसे आपने अभी बात की MQM की, तो MQM सिंध के अंदर बलदियाती जो निज़ाम है उसके बेहतरी के लिए आइन में तरामीम चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आर्टिकल 175 में जो तरामीम की गई थी माजी में, जैसे 18वीं के बाद 19वीं तरमीम में, वो ख़त्म करवाना चाहते हैं, जिसमें जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो सेटअप है उसमें वो तब्दीली लाना चाहती हैं। वो पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाना चाहती हैं। अब बात आती है फिर जमीयत उलमा पाकिस्तान मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ, तो वो कहते हैं जी कोर्ट ना बनाएं तो बेंच बनाएं। तो ये चीज़ें अभी अंडर डिस्कशंस हैं। और पहले जो 54 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का जो ड्राफ्ट सामने आया था, अब वो आकर बच गया है 18 पे। अच्छा। और हो सकता है ये 18 से भी मज़ीद 3 से 4 और कम हो जाएं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बनी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल थिंकर्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि हमें पाकिस्तान की फाइनेंशियल पोजीशन भी सोचनी पड़ेगी कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाते हैं तो उसका बजट कहाँ से आएगा। तो इसी को बेस बना के JUI ने कहा नहीं जी आप एक बेंच बना दें। मैं वही पूछना जैसे शरीयत अपीलेट बेंच होती है इसकी सुप्रीम कोर्ट शक्ल में कितना एक फ़र्क है। आई मीन अगर हमें ये पता चला है कि ये भी फैसला हो सकता है कि शायद फेडरल में कोर्ट बन जाए और सूबों के अंदर बेंच बन जाए, एक तजवीज़ ऐसी भी ज़ेरे गौर है। इसमें इस स्ट्रक्चर में फ़र्क क्या होगा एक आम आदमी के लिए? देखिए, बेंच और कोर्ट के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क है। बेंच जो है तब बनेगा जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट के होंगे वो बनाएंगे। ठीक है। इस वक्त भी हमारे पास एक एग्जांपल है, वो है शरीयत अपीलेट बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसके अंदर एक जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का होता है, 2 आलिम जज होते हैं। वो या तो उनकी जो ज़्यादा पोजीशन होती है वो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है, वो ज़्यादा उसको समझते हैं, उसको वहाँ से फिर जो शरीयत के हवाले से कोई दरख्वास्त आती है, अपील आती है, तो वो शरीयत अपीलेट बेंच जो है वो सुनता है। तो इधर भी JUI का ये मौक़िफ़ है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आ जाता है तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो भी हो वो उस पर एक बेंच बनाए और बेंच बना के उसको बिल्कुल डिफरेंट कर दें, साइड पे कर दें। जो बाकी रूटीन के केसेस हैं, सिविल है, क्रिमिनल है, फैमिली लॉ मैटर्स हैं और रेंट लॉ मैटर्स हैं, वो अलग से जो है ना सुप्रीम कोर्ट में उनकी समाअत जारी रहे, वो डिस्टर्ब नहीं रहे। तो अभी फाइनल कुछ भी नहीं है। हमारी इतलात यही है कि 54 से 18 तक आ गई हैं। इस वक्त जरा शर्मिला ज्वाइन करिए। शर्मिला फारूकी सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनसे जरा उनकी पार्टी का मौक़िफ़ भी ले लेते हैं। शर्मिला गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू बोथ आर वेल टू। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हम आपसे ओबियसली एक जेनेरिक इन्फो चाहते हैं, खबरों के जरिए तो हम तक पहुंच रही है, लेकिन ओबियसली इनसाइडर आपके पास है। आपकी पार्टी इस वक्त किन खतूत पे सोच रही है? इनिशियली तो अच्छी डेवलपमेंट हुई है आपके हक में, मौलाना आपके साथ आ गए हैं नून लीग के हवाले से भी, और फर्दर आई बिलीव कि अब आपने बॉल मौलाना के कोर्ट में डाली है तहरीक इंसाफ की, उनसे बात कर ली जाए। इनसाइडर क्या है इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया इमरान साहब। देखिए, जो एक बहुत अहम जो कंसेंसस डेवलप करने का मरहला था, जिसमें हमें मौलाना फजल रहमान साहब से कंसेंसस इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से हमने बात करनी थी, वो आपने देखा कि बिलावल हाउस कराची में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ बहुत अच्छी मीटिंग रही और उस मीटिंग के अंदर मामलात तय हुए, एक दूसरे के साथ कंसेंसस डेवलप हुआ। इन प्रिंसिपल ये फैसला हो चुका है कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया जाएगा। अब उसकी क्या मोडालिटीज होंगी, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का क्या तरीक़ेकार होगा, उस चीज़ों के ऊपर मजीद बातचीत हो रही है। कल आपने देखा कि बहुत अहम मुलाकात हुई सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वजीर आजम, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मौलाना साहब सब बैठे। देखिए, ये जमहूरियत की खूबसूरती है कि आप तमाम जमातें साथ बैठें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, एक दूसरे के साथ डिलिबरेशंस करें और फिर एक कंसेंसस पे पहुंचें। बाय एंड लार्ज एक कंसेंसस डेवलप हो चुका है कि जी जुडिशल रिफॉर्म्स लाने हैं और जाहिर बात है कि PTI भी एक उनका एक अहम किरदार है पार्लियामान के अंदर, चाहे वो उसे एक अहसन तरीके से करना चाहे या नहीं करना चाहे, लेकिन जिम्मेदारी जरूर बनती है हुकूमत वक्त की और जो इत्तेहादी जमातें हैं एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करें, जो कि मुझे मेरा ज़ाती जो एक तजुर्बा है उनके साथ काम करने का सिंध असेंबली में भी और यहाँ पर भी नेशनल असेंबली में, कि वो कोशिश करते हैं कि अच्छे काम को किसी न किसी तरह बिगाड़ दें। तो मैं नहीं समझती कि उनके साथ कोई कंसेंसस डेवलप हो पाए। तो शर्मिला, उनका तो मौक़िफ़ ये है कि ये तरमीम भी हमें टारगेट करने के लिए है। कल उन्होंने एहतजाज की कॉल भी दे दी है, इससे पहले कि आपकी बात होती पहले ही उन्होंने एहतजाज की कॉल भी दे दी है। देखिए, बात ये मैंने आपको कहा ना कि एक अच्छा काम भी होते हुए ये
किसी पर्सन स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, ये किसी जमात के लिए नहीं है, किसी शख्सियत के लिए नहीं, ये पाकिस्तान की आवाम के लिए है। इस मुल्क के अंदर लाखों की तादाद में मुकदमा जेर इल्तवा हैं जो सिविल और क्रिमिनल नेचर के हैं, वो शदीद मुतासर हो रहे हैं। मेरा अपना एग्जाम्पल है, मेरा अपना मुकदमा जो है एक जमीन का, वो 18 साल से चल रहा है। तो मुझ जैसे बहुत सारे शहरी हैं जो चाहते हैं कि हमारे मुकदमा चलें, हमें रिलीफ मिले। अगर हम कहाँ जाएंगे, अदालत नहीं जाएंगे तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे अदालत हो जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो, जहाँ पर ये आईनी मामला चलें। अब बिल्कुल देखें, फेडरल शरीयत कोर्ट भी बना था, वहाँ शरीयत के मामला जाते हैं। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अदलिया की आज़ादी के ऊपर कोई हमला हो रहा है या अदलिया के पावर्स लिए जा रहे हैं। दुनिया के 77 ममालिक के अंदर इस वक्त एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जो ये मामला देखते हैं। एंड दे आर एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड लाइक जर्मनी। अच्छा शर्मिला, ये जो तहरीक इंसाफ के मामले की बात कर रही हैं, बिलावल साहब ने भी ये बात की कि पीटीआई तो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मौलाना अगर इनपुट ले लें, क्योंकि मौलाना कह रहे हैं वो पीटीआई के साथ कांटेक्ट में हैं, तो इस चैनल के थ्रू कोई कंसेंसस डेवलप हो सकता है, आपको लगता है, मौलाना के थ्रू? देखिए, आई होप कि बेटर सेंस प्रिवेल्स ऑन देम। देखिए, अगर आपने हर चीज से सियासत करनी है और हर चीज से एक रेटोरिक डेवलप करना है, बयानिया कि जी हमारे खिलाफ हो रहा है, तो फिर तो इस चीज का कोई हल ही नहीं है ना। फिर तो शक का तो इलाज किसी के पास, हकीम रुकमान के पास नहीं है। लेकिन अगर आप एक तारीखी काम करने में अपना एक अहसन किरदार अदा कर सकते हैं और एक अच्छे जुडिशल रिफॉर्म्स के अंदर अपना इनपुट दे सकते हैं, तो बिल्कुल देना चाहिए। आई होप कि मौलाना साहब उनसे बात कर सकें और उनको कन्विंस कर सकें। और देखें, दलाइल के साथ तो वो बात करते नहीं है ना। कल सलमान अकरम राजा साहब ने रात को टीवी शो के अंदर कहा कि जो मौलाना का मुसविदा है वो काफ़ी हद तक काबिल अमल हो सकता है, वो ऐसा है कि उस पर हम फर्दर आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या मौलाना का जो मुसविदा है वो आपके मुसविदे से अलग है? इस पर तहरीक इंसाफ को वो बेहतर लग रहा है या नहीं, सेम है? देखिए जी, सलमान अकरम राजा एक मंझे हुए वकील हैं, वो समझते हैं कि क्या मामलात हैं अदालत के और किस तरीके से उनका हल होना चाहिए। तो वो शायद इस बात पे एक हद तक अपने पर्सनल लेवल पे उस पर एग्री कर जाएं। लेकिन बात ये है कि मौलाना साहब का मसवदा पीपल्स पार्टी का मसवदा में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मैंने कहा ना, इन प्रिंसिपल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कयाम, ये दोनों जमातें उस पर राजी। हमारा तो खैर ये 2006 से ये मुतालबा है मीसाक जमहूरियत के अंदर, और फिर हमारा 2024 के अंदर भी ये हमारे मंशूर का ये मुतालबा था। तो हम तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बीवी साहिबा, अच्छा शर्मिला, क्विकली, एमकेएम आपकी पुरानी पार्टनर भी रही है, आपका एक वर्किंग रिलेशनशिप बहरहाल उनके साथ रहा है, और जब 18वीं तरमीम हुई थी उस वक्त भी दे वर देयर। इस वक्त इस सूरत हाल के अंदर उनका एतमाद आपको हासिल है, चूंकि उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं उनकी लीडरशिप के? देखिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से नहीं है। उनका एजेंडा कुछ और है कि वो आर्टिकल 140 के अंदर जाते हैं, लोकल डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। क्योंकि देखिए, कोई बहुत ऐसी बड़ी डिमांड या कोई ऐसा, हम सब बिलीव करते हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन के डेवोल्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए, और हो चुका है, और वो भी उसमें मजीद बेहतरी भी आ सकती है, इसमें कोई दो राय। तो आई डोंट थिंक कि वो ऐसे जिसे कहते हैं ना कि वो ऐसे मुश्किल इत्तेहादी हैं कि जिनको दलाइल के साथ आपके लिए वाकई मुश्किल नहीं है वो। वी हैव सीन इट। थैंक यू सो मच शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, हमारे साथ मौजूद थी। और जावेद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही वो बात कर रही हैं कि लगता नहीं है कि उनके साथ कंसेंसस। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत मैंने इतने अरसे के अंदर ऑब्जर्व की है कि वो हमेशा जब कोई कौमी नोयत का इशू आता है वहाँ पर अपनी अलग से एक पोजीशन लेकर बैठ जाते हैं। आप फ़लस्तीन वाली एपीसी देखें, उसमें शामिल नहीं हुए, बाकी इश्यूज़ देखें, उसमें शामिल नहीं हुए। अब ये इतनी बड़ी चीज़ होने जा रही है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होने जा रहे हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स होने जा रहे हैं। चले माजी में जो भी हुआ, लेकिन अब उसको बेहतरी की तरफ बाकी सियासी जमातें सोच रही हैं, वो उस तरफ नहीं। लेकिन जावेद साहब, पॉलिटिक्स इज ऑलवेज समथिंग लाइक गिव एंड टेक है ना। आप जब भी कंसेंसस करते हैं, जैसे अब एमकेएम की भी एग्जांपल हम दे रहे थे, 18वीं तरमीम के पावर की डिवीजन थी, सब कुछ था, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर तहरीक इंसाफ को बिल्कुल वन साइडेड रिजल्ट्स वो कैसे कबूल करेंगे? नहीं, वन साइडेड रिजल्ट्स नहीं, मतलब उनको कुछ भी ना मिले और उनके साथ खड़े हो। इस पे आपको क्लियर जो अभी तक के ड्राफ्ट सामने आए उसमें जेयूआई का भी ड्राफ्ट तकरीबन सामने आ चुका है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आ चुका है, मुस्लिम लीग नून का पहले ही आ चुका हुआ था। इसके अलावा आप एमकेएम की बात करें, हम वो भी चीज़ें अपनी सामने ला चुके हैं। इनकी तरफ से कोई पार्टिसिप पोजीशन नहीं आ रही।
इजलास में शिरकत जरूर कर रहे हैं। अब जैसे कल इजलास हुआ है पार्लियामानी कमेटी का, जो सैयद खुर्शीद अहमद शाह जिसको हेड कर रहे हैं, ये वहां पर गए ही नहीं, बाकी तमाम लोग वहां मौजूद हैं। वहां पर एक फ़ोन कॉल करके कहते हैं चीफ वेब आमिर डोगर साहब के जी हमारे जो अरकान है वो पहुंच नहीं सके, तो आज उसको 11:30 बजे वही इजलास रखा गया है। भाई आप कुछ पेश तो करें ना। आप वाली बात ठीक है, गिव एंड टेक होता है, सियासत में हमेशा एक विंडो ओपन रखी जाती है, लेकिन यहाँ पे हर चीज वो ये समझते हैं कि जी हमारे कहने के मुताबिक हो, तो ऐसे कभी भी नहीं होता। कुछ आप दें, कुछ किसी से लें, तो इसी तरह से होगा। अब देखते बीच का रास्ता निकले। और आज जिस तरह से आज कौमी असेंबली का इजलास भी है, सेनेट का इजलास भी सदर मुमलिकत ने तलब किया है और उसकी तैयारियां भी जारी हैं। जब कल ये अनाउंस हुआ तो हम बड़े खुश थे कि यार आज 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई ना कोई वन साइडेड रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन जब एजेंडा जारी हुआ है दोनों ऐवानों का, तो उसमें 26वीं आईनी तरमीम नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं अपने व्यूअर्स को ये बता दूं, आपको भी मैं बताऊं कि हो सकता है कि मामूल की कार्रवाई मुअत्तल करके 26वीं आईनी तरमीम ऐवान में पेश कर दी जाए। अच्छा, ये SOPs हैं, ये प्रोसीजर है कि मामूल की कार्रवाई जो भी होगी, इसका कितना इम्कान है? इसका इम्कान कोई 60 to 40% है। 60 to 40% है। और हम अभी भी इसी पे लगे हुए हैं, और वफाकी काबीना का इजलास भी सुना है, वो भी होगा और हो सकता है वो कैंसिल भी हो जाए। और इस बात से मैं ये भी आपकी मतलब लूं कि नंबर्स वाला मसला काफी हद तक सॉल्व है। हुकूमत थोड़ी नंबर्स वाला मसला शुरू से नहीं है, कॉन्फिडेंट लग रही है आपको? नंबर्स का मसला शुरू से नहीं है। इस वक्त अगर टेक्निकली देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में एग्जिस्ट नहीं करती। हकीकतन अगर आए तो ग्राउंड पे वो रियलिटी है, लेकिन वहाँ पीटीआई सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया रिजर्व सीट्स के बारे में, उस पे अमल दरामद नहीं हो रहा, हुआ अभी तक। इलेक्शन कमीशन ने जाके दोबारा से देखिए ये टेक्निकल इश्यूज हैं जिनके ऊपर अगर अमल नहीं, लेकिन टेक्निकलिटीज में से रास्ता निकाल के ये आईनी तरमीम की जा सकती है। नहीं, आईनी तरमीम मैं आपको बता दूं, ये आज नहीं, कल नहीं, 25 के बाद होगी जरूर, होगी जरूर। थैंक यू वेरी मच। आप जरा नजर रखिए और जल्दी से हमें बताइए कि कब हो रही है। नहीं, इंशाल्लाह ब्रेक करेंगे। इंशाल्लाह नजर रखिए। थैंक यू वेरी मच जवेद भाई, बहुत शुक्रिया। हम बात करते हैं मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर, जो कि इस कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि ठीक है, मुशावरत हो रही है, सियासत इसी का नाम है, कुछ इख्तलाफ होते हैं, कुछ मेलजोल होते हैं, दिस इज हाउ इट वर्क्स। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान एक बड़ी अचीवमेंट कल की और उसको ट्रिब्यूट देना बहुत ज़रूरी है। वो थी SCO कॉन्फ्रेंस का एक कामयाब इनेकाद, और उसके बाद जो उसका एलामिया जारी हुआ, जिस तरह तमाम सरबराह मुमलिकत ने पाकिस्तान की तारीफ की। इवन जयशंकर साहब हैज़ डन अ ट्वीट, और वो भी हमें देख के अच्छा लगा। उन्होंने शुक्रिया अदा किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, प्राइम मिनिस्टर का, फॉर द हॉस्पिटैलिटी। तो आई थिंक ओवरऑल अच्छी पिक्चर हम बनाने में कामयाब बिल्कुल ऐसी है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे शुक्र भी अदा करना चाहिए। इस पर जरा कुछ बात कर लेते हैं, थोड़ा तज्जिया ले लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस के ऊपर। तो हम बात करते ही आ रहे हैं, लेकिन अब ये कामयाबी से इसका इनेकाद हो चुका है, तो इससे दुनिया भर में पाकिस्तान के इमेज के बारे में क्या एक क्या लोग किस तरह से उसको देखेंगे। हमारे साथ साबिक सफीर डॉक्टर जमील अहमद साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करिए। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान ने कामयाबी से इनेकाद कर लिया है इस SCO कॉन्फ्रेंस का, माशाल्लाह बड़ी अच्छी रही है। तो दुनिया भर में क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग जो है, स्पेशली इस इजलास के बाद, इसमें बेहतरी आएगी, इमेज में बेहतरी आएगी? ये कुदरती अमर है कि अगर कोई मुल्क किसी खुश असलूबी के साथ इतना मेगा इवेंट कर लेता है और उसमें सियासी तौर पर उसमें उसके अगराज़ व मकासद के हवाले से, उसके गोल्स प्रिंसिपल के हवाले से, जैसे यहाँ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसका कंडक्ट सही हो जाए, उसका इंतज़ाम व इंसराम सही हो जाए, उसका सिक्योरिटी सही हो जाए, तो वो जो इम्प्रेशन पहले क्रिएट हुआ होता है, अगर हुआ होता है नेगेटिव, पाकिस्तान के बारे में तो हुआ था। पाकिस्तान के बारे में कुछ हमारे मुखालिफ ममालिक ने काफ़ी प्रोपेगेंडा किया हुआ था, उसमें तकरीबन 500 से 700 के करीब इनको लैब बना के भी काफ़ी प्रोपेगेंडा करते रहे, जो कि पकड़ा गया, यूरोपियन यूनियन ने पकड़ लिया उसको। तो उसकी वजह से पाकिस्तान का थोड़ा सा इमेज खराब हुआ था, और उसने हमें ये नुकसान दिया था कि सिक्योरिटी जो एडवाइजरी इशू की थी बड़े मुल्कों ने, उस सिक्योरिटी एडवाइजरी में दिया हुआ था पाकिस्तान में जाना खतरे के हामिल है, लिहाजा उनके शहरी पाकिस्तान में या उनके ताजिर पाकिस्तान में आने से इज्तनाब करते थे उस एडवाइजरी की वजह से, क्योंकि उनको इंश्योरेंस की बड़ी हैवी कॉस्ट और प्रीमियम देना पड़ती है। तो इस इवेंट के बाद जो रेजोनेट हुई है पाकिस्तान का इमेज, कि पाकिस्तान ने सिक्योरिटी के इंतजाम भी बेहतरीन और एहसन तरीके से किए हुए, दिए हुए हालात में। अफगानिस्तान से देखें क्या हो रहा है हमारे ऊपर, हमारी पॉलिटिकल हालात क्या हैं, इन तमाम चीज़ों खोल दी गई थी। इन तमाम चीज़ों के बावजूद इसको जिस हिसाब से मैनेज किया गया, जिसका मैंने अभी लफ्ज़ दो इस्तेमाल किए, इंतजाम व इंसराम,
और साथ में अच्छा था। security था। और डॉक्टर साहब, तो देयर वर टू उसका इवेंट्स एक्चुअली हैपनिंग। एक तो डिप्लोमेटिक सतह का वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स पाकिस्तान इस्लामाबाद में हो रहा था, दूसरी जानिब स्पोर्ट्स इसमें हमने बड़ा सफर किया, इंटरनेशनल टीम्स, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो पा रही थी। एट द सेम टाइम हम इंटरनेशनल इवेंट भी एक होस्ट कर रहे हैं जब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के अंदर खेल रही है, तो मेरे ख्याल में एक नवीद है अच्छे दिनों की। अच्छा, दूसरी जानिब मैं थोड़ी सी क्विकली आपकी तवज्जो उस तस्वीर की जानिब दिलाऊंगा जिसे ओबियसली इंडियन मीडिया ने बड़ा डिस्कस किया। दैट वाज इसहाक डार साहब की और जयशंकर साहब की जो सिटिंग थी इशाइये के ऊपर, दोनों वज़राए खारजा साथ बैठे सर जोड़कर, और इंडियन मीडिया ने ऐसे रिपोर्ट किया, कुछ सीनियर जर्नलिस्ट का कल मैंने तजिया सुना कि दिस वाज मोर देन अ सिटिंग, दिस वाज मोर देन अ गपशप, कुछ उससे आगे की चीज़ थी। आई मीन दे वर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि इसमें कुछ बेहतर हुआ है, कुछ आइस ब्रेक हुई, आइस मेल्ट हुई है। योर टेक ऑन दैट? जी देखिए, इंडियन मीडिया कितनी हरजासराई पहले करता रहा है, इस मर्तबा ऐसा नहीं हुआ। मैंने भी काफी मॉनिटर किया है उसको, और उसमें वो हरजासराई भी नहीं हुई, बल्कि उसमें एक पॉजिटिविटी नजर आ रहा था। मैंने काफी जितने भी मीडिया के उनके हैं उनका मैं तजिया किया, तो वो उसका मकसद ये हुआ कि कुछ बड़े अवामिल इंडिया को इस वक्त, जिसकी वजह से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में खास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से वो थोड़ी सी मुलायमियत आई है, लेकिन उसमें एफर्ट्स हमारे लीडरान की भी है। वो मैं तीनों चीजों का जिक्र अगले 20-20 सेकंड में कर देता हूँ। एक तो ये है कि कनाडा में जो उनको सेटअप हुआ है और अमेरिका में सेटअप हुआ है, जो उसके बाद हमने भी उसको उठाया है, दुनिया ने भी उठाया है। दूसरा, कश्मीर में जो डिफीट हुई है बीजेपी को, और वहां नेशनल कांग्रेस पार्टी आ गई है, जो कि हमारा असल तनाजा था कि आर्टिकल 370 को रिवोक उन्होंने कर दिया था। अब नेशनल कांग्रेस कहती है कि नहीं, हम तो इसको रिस्टोर करेंगे, उन्होंने अपने मंशूर में रख लिया, और उसके साथ 35। तो ये तो बात कश्मीरियों की एक गारंटी थी, जब कश्मीरियों के लीडर उस वक्त के हरजीत सिंह ने अपना सेशन का डॉक्यूमेंट साइन किया था, उसमें ये चीज एम्बेडेड थी, और वही कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के रिफ्लेक्ट की गई थी। अब दोबारा जब कांग्रेस, उनकी अपनी पार्टी कह रही है, हमारा तो यही था कि हमने अपने डिप्लोमेटिक डाउनग्रेडिंग कर ली थी, अपने हाई कमिश्नर बुला लिया था, उन्होंने बुला लिया था, तो 2019 से हमारे ताल्लुकात दीगरगुम होते जा रहे थे। अब उनके ये दो सेटअप प्लस हमारी भी थोड़ी सी कोशिश देख लें। एहसन इकबाल ने क्या कहा? एहसन इकबाल ने कहा कि जी 1999 तक की अगर पोजीशन पे हम इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे, तो वो जो लाहौर डिक्लेरेशन था उससे हम आगे चलेंगे। तो ये अगर जो दो मैंने बताई आपको आर्टिकल, ये दोबारा रिस्टोर हो जाते हैं, तो हमारी मखासमत जो सबसे बड़ी थी खत्म हो जाती है। बाकी सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन हैं, 70 साल से चल रहे हैं, हम आगे भी उसको उसी हिसाब से ऑब्जर्व करते रहेंगे और फाइट करते रहेंगे। लेकिन अच्छी खुशनबी बात है, और जो उसके अलावा जो जयशंकर ने बात की है, वो थोड़ा बहुत उनके फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, कि जिसमें उन्होंने कह दिया कि जी टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म की बात कर दी, कि एक्टिविटीज अक्रॉस बॉर्डर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, तो फिर ये तरक्की नहीं हो सकती। अच्छा डॉक्टर साहब, इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग इट राइट, कि जो भारत है उसको, क्योंकि कनाडा, उसके बाद अमेरिका की तरफ से भी हमने देखा कि जिस तरह से रिबटल आया, वो जो एक कश्मीर की तरफ से जो कश्मीर में जो हार हुई है उनकी, उसके बाद आपको लगता है कि पाकिस्तान और इस रीजन के अंदर जो है भारत खुद को तनहा महसूस ना करे, इसके लिए वो पाकिस्तान की तरफ वापस आना या थोड़ी सी बातचीत बढ़ाना, आइस ब्रेक करने की कोशिश करना, स्टेप बैक किया है भारत ने, इस वजह से किया है, सो दैट वो आइसोलेट ना हो जाए दुनिया में? भारत की हमेशा से ख्वाब रही है, और उनका हक है कि वो डबल डिजिट में अपनी ग्रोथ करते रहें और अपनी तरक्की करते रहें, जो जाहिर है उनका एक अच्छी बात है, करते रहें। हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो वो उसी सूरत में है कि वो इस ब्लॉक के साथ आके जुड़े। वो कि उन्होंने 2 कश्तियों में अपने पैर रखे हैं फिलहाल, क्योंकि उनके 6 से ज्यादा डिफेंस एग्रीमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। वक्त थोड़ा सा कम है, हमें इस वक्त फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन मुमताज ज़हरा बलोच साहब भी ज्वाइन कर रही हैं। ऑफिशियल वर्जन पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस का ज़रा इस हवाले से ले लेते हैं, उनकी बड़ी एफर्ट रही है और एक कामयाब आने में, तो इस पर ज़रा फॉरेन ऑफिस का टेक ले लेते हैं। थैंक यू वेरी मच मुमताज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। सुबह आपको सुबह खैर भी। एक तो सबसे पहले आपको खिराज तहसीन आपके ऑफिस को भी, आपकी मिनिस्ट्री को भी, जिसने कामयाब इवेंट हेल्ड किया। आपकी एक्सपेक्टेशंस के बाद अब जिस तरह के रिजल्ट सामने आए हैं, फॉरेन ऑफिस का क्या टेक है इसके ऊपर? जी बिल्कुल, इस पर आज जब मेहमान हमारे कुछ चले गए और कुछ आज वापस जा रहे हैं, इस वक्त फॉरेन ऑफिस में, पाकिस्तान के डिप्लोमेसी में एक बहुत ही सेटिस्फैक्शन का माहौल है कि पाकिस्तान ने एक सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस अरेंज की, और हमने ना सिर्फ इतने अहम मेहमानों को होस्ट किया, उनकी मेहमान नवाजी की,
बल्कि हमने इस कॉन्फ्रेंस की चेयरमैनशिप भी की और एक इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक बड़ा ही कंस्ट्रक्टिव और फॉरवर्ड लुकिंग जॉइंट कम्युनिके प्रोड्यूस किया। सही। और मुमताज़ साहिबा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि भारत के वफूद का पाकिस्तान आना, एस जयशंकर का पाकिस्तान आना, और उन्होंने जाकर ट्वीट भी की कि बड़ा अच्छा जो है पाकिस्तान के अंदर सारा इंतज़ाम था। कोई आइस ब्रेकिंग पॉइंट बना यहाँ पर, कोई आइस ब्रेक हुई इंडिया के साथ ताल्लुकात में? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान हमेशा से एक बड़ा मेहमान नवाज मुल्क रहा है। हमारी मेहमान नवाजी लेजेंडरी है और हमने साबित किया इस विजिट पे कि जो भी हम पाकिस्तान आएगा उसको हम अपनी ट्रेडिशनल हॉस्पिटैलिटी से रिसीव करेंगे और वो एक्नॉलेज भी किया गया। अब ये विजिट्स हो गए हैं और जिस तरह से आपको पता है कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद मल्टीलैटरल था, बायलैटरल एजेंडा इस पर इसका नहीं था। तो अब इसके बाद हम लोग जो भी डिस्कशंस हुई सारा कुछ उस पर गौर व फिक्र होगा और फर्दर जो भी हमारी असेसमेंट होगी उसकी नज़र में हम आपको डिटेल्स में बात। अच्छा मुमताज़ साहिबा, चूंकि इससे पहले चहमगोइयाँ तो बहुत हुई और होती रहती हैं, स्पेकुलेशन से भी काम लिया जाता है, खासतौर पे कुछ नेगेटिविटी फ्रॉम दी अदर साइड, बॉर्डर के उस पार से आती है, बट इस सारे इवेंट के बाद ऐसी कुछ नेगेटिविटी आई नहीं है, इसको पॉजिटिवली लिया गया है। वहाँ की भी, इंडिया के भी जो मीडिया हाउसेज हैं, दे आर टेकिंग इट पॉजिटिव कि एक अच्छी डेवलपमेंट थी। पाकिस्तान भारत के इस जेस्चर को कि उन्होंने अपनी टॉप लीडरशिप को पाकिस्तान भेजा, कैसे ले रहा है? देखिए, ये एक कॉन्फ्रेंस मल्टीलैटरल है और इस मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस से हमारी कमिटमेंट है। आप जानते होंगे 2 साल कबल हमारे उस वक्त के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इंडिया गोवा का विजिट किया था एससीओ के कॉन्टेक्स्ट में, और इस वक्त इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ आए हैं। क्योंकि ये एक इतनी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें तमाम मुल्क अपने आप को पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ पर अपनी कमिटमेंट का इजहार करते हैं। वो ये बायलैटरली पाकिस्तान के लिए विजिट नहीं था इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का, उनका विजिट इस मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में था। बिल्कुल हम उनका खैर मकसद करते हैं। बिल्कुल, वी अंडरस्टैंड। हम सिर्फ पूछना ये चाह रहे हैं, जानना ये चाह रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा भी इंटरनेशनली जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं तो साइडलाइंस के ऊपर बड़ी मुलाकातें होती हैं। हमें याद है कि नवाज शरीफ साहब और मोदी साहब की मुलाकात इसी तरह से एक इंटरनेशनल इवेंट के अंदर हुई थी। उसके बाद मोदी साहब जो है वो पाकिस्तान भी आए थे नवाज शरीफ साहब की नवासी की शादी के लिए। इस तरह के इवेंट्स जो हैं, आप भी जानती हैं, उसके अंदर साइडलाइंस के ऊपर जो मुलाकातें होती हैं उनके हम कुछ अर्से बाद रिजल्ट्स भी देखते हैं। और इंडिया की जो इस वक्त पोजीशन है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे कि वो इंटरनेशनली कनाडा या अमेरिका से वहाँ से उनको काफ़ी जो है ना रिबटल्स मिल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो जो बातचीत हुई थी सागदार साहब की, एस जयशंकर साहब की, उसके अंदर कोई बायलैटरली कोई इस तरह से बातचीत हुई हो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के बारे में? देखिए, मैं अभी उस जो उनके साथ बातचीत हुई उसकी तफसीलात में नहीं जाना चाहती, लेकिन एक हकीकत ये है कि जब आप होस्ट करते हैं, आपके घर कोई मेहमान आता है, आपकी उसके साथ प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज होती हैं, आप उनको खैर मकदम करते हैं, यू मेक देम फील एट होम। तो ये इसमें कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है हमारी, बिल्कुल। अगर क्योंकि 2 दिन। अच्छा मुमताज़ साहब, क्विकली कश्मीर के अंदर इंतखाबात के बाद भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त हुई और ख़ास तौर पे पाकिस्तान को जो एक उसूली मौक़िफ़ है कश्मीर के हवाले से, आर्टिकल 370 35A के बारे में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में शामिल है कि उसको दोबारा से रीइंस्टेट किया जाएगा। इस तब्दीली के बाद एक तो पाकिस्तान इसको कैसे देख रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के इस मौक़िफ़ को शिकस्त हुई है, और क्या आप समझती हैं कि आने वाले वक्त में कांग्रेस इस पर काम करे तो पाकिस्तान उसका खैर मकदम करेगा? देखिए, पहली तो बात है जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका रोल और उसके अंदर जो रिलेशनशिप उन्होंने डिफाइन की विद इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो पाकिस्तान ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं की। तो आर्टिकल 2 हो या आर्टिकल 300 हो या आर्टिकल 500 हो, पाकिस्तान की ने कभी भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन इन कश्मीर एक्सेप्ट नहीं किया। हम समझते हैं कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और उसका फैसला UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के मुताबिक
और वहाँ के अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया। मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, तर्जुमान दफ्तर खारजा SCO के कामयाब इनेक़ा पर वो बात कर रही थी कि बड़ी एक सेटिस्फेक्शन इस वक्त वजारत खारजा में देखी जा रही है और डेफिनेटली हम सब भी बड़े खुश हैं कि एक कामयाब इवेंट जो है वो पाकिस्तान ने कर लिया है। अब इस टेंस गुफ्तगू के बाद एक ब्रेक बनती है। ब्रेक बनती है। मैं वही एक तारीफ हम दोबारा से करते जाए ना हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की, कितने ज़बरदस्त तरीके से, कितना वेल मैनर्ड तरीके से इस सारे इवेंट को हेल्ड किया गया। और मुझे कल जो विजुअल्स मिल रहे थे कन्वेंशन सेंटर से या उसके बाहर के भी, लग रहा था किसी बड़े किसी बहुत डेवलप्ड कंट्री के वो विजुअल्स हैं, जिस तरीके के इंतजामात किए गए थे, फिर जिस तरीके से वहाँ पे सरबराहान बड़े कंफर्टेबल थे सारे मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए। तो सच ए ग्रेट इवेंट जी, वी पे ट्रिब्यूट, और अल्लाह करे ऐसे और भी इवेंट्स हो, पाकिस्तान का नाम और भी बेहतर हो। वैसे एक जल्दी ब्रिक्स का इवेंट आने वाला है और चांसेस है कि शहबाज साहब और मोदी साहब आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आमने सामने आ सकते हैं। तो उस पर भी कुछ ऐसा मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है। बट इट्स गुड, आई मीन पड़ोसियों को पड़ोसियों की तरह रहना चाहिए, एक दूसरे के बदले तो नहीं जा सकते, एक दूसरे के हुकूक का एहतराम करना चाहिए, ताल्लुकात रखने ही चाहिए। बहरहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद बातें करेंगे, कहीं आपने जाना नहीं है। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छी खबर आपके लिए लेकर आए हैं, खास तौर पर इमरान के लिए। क्रिकेट की अपडेट है, जो इंग्लैंड की टीम है वो ऑल आउट हो चुकी है। साजिद खान साहब ने कमाल कर दिया, स्ट्रैटेजी कामयाब हो गई है स्पिनर्स को इस्तेमाल करने की। लग रहा है हो गया। अच्छा, स्ट्रैटेजीज 2 थी ना? नहीं, अभी तो 3 दिन बाकी हैं, 3 दिन सब्र करना पड़ेगा। अल्लाह करे हम जीत जाए। इस पे खुश हो जाए हम, ये अच्छा है। अब आपको बताएं, एक स्ट्रैटेजी तो साजिद खान को लाने की थी ना, और या एक सीमर रखनी थी। एक स्ट्रैटेजी भी थी कि पुरानी पिच को काबिल अमल रखा जाए, जो विकेट पहले थी, क्योंकि पहली विकेट ने मायूस किया था, इतने रन बन गए थे। तो ये स्ट्रैटेजी यस यू कैन से कि वो कामयाब रही है, क्योंकि विकेट अब ऐसा परफॉर्म कर रही है कि रन कम बन रहे हैं, विकेट ज्यादा निकल रही हैं। साजिद खान को बिल्कुल ट्रिब्यूट बनता है, हम बिल्कुल आयशा को मायूस नहीं करेंगे, ये ठीक कह रही हैं। और आइडिया इनका और क्रिकेट बोर्ड का ठीक निकला है। 3 विकेटें नोमान ने ली हैं, 7 विकेटें साजिद ने ली हैं, जो कि बहुत बड़ी सक्सेस है इंग्लैंड के खिलाफ। और इस तरीके से पाकिस्तान को अब लीड भी हासिल हो गई है इस मैच के अंदर। अब पाकिस्तान के स्ट्रैटेजी के साथ आता है, क्या माइंडसेट है पाकिस्तान का, और क्या पाकिस्तान को भी वो स्विंग होती गेंदें तंग करेंगी या नहीं करेंगी, दैट इज द क्वेश्चन। देखना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक की जो अपडेट्स आई हैं, पाकिस्तान को 75 रन की बढ़तरी हो चुकी है इंग्लैंड के ऊपर। लेट्स सी अब इंग्लैंड की स्ट्रैटेजी क्या रहती है और पाकिस्तानी बैटर्स जो हैं वो इस चीज को किस तरह से सुबह हमने वैसे 60 रन की प्रेडिक्शन की थी, 75 की हो गई, तो बहुत ही अच्छा हो गया। अब पाकिस्तान को ऐसी स्ट्रैटेजी के साथ आना चाहिए कि कम से कम अगला 1.5 दिन तो आपके पास 2 दिन आप स्टे करें विकेट के ऊपर, एक अच्छा हैवी किस्म का टारगेट सेट करें और फिर उसके बाद इंग्लैंड को आने दें और विकेटें आप ले लें। एक पूरे दिन के अंदर 90 ओवर्स आपके पास होते हैं, बट स्टिल इट डिपेंड्स कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो किस माइंडसेट के साथ आते हैं। अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए तो मेरे ख्याल में रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। माइंडसेट की बात कर रहे हैं, माइंड की एक और गेम की बात कर लें, माइंड की एक और गेम की बात कर लें, ऐसे कर लें। खेलों की बात हो रही है तो खेल क्रिकेट तो आपको पता है कि बहुत ज्यादा, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, बड़े सगीर के अंदर बहुत ज्यादा मशहूर है। लेकिन एक और खेल ऐसा है जो है तो जहनी सलाहियतों के लिए बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा कम होता है, जिसका मुझे बिल्कुल नहीं पता। आपको बिल्कुल नहीं पता मुझे भी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि हमें क्यों नहीं पता और पता होना चाहिए आजकल की जनरेशन को या नहीं। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में चेस जो है, शतरंज, उसको खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं मिल पाई है। हम शतरंज की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा खेल है जो ना सिर्फ आपकी फैसला साजी और मसाइल हल करने की सलाहियतों को बेहतर बनाता बल्कि याददाश्त को भी मजबूत करता है। तो हमने सोचा कि एक तो इसको सीखें हम, एक एक्सपर्ट को बुला के, पाकिस्तान में इसका पोटेंशियल कितना है अब तक, उस पोटेंशियल के मुताबिक पाकिस्तानी प्लेयर्स जब हर चीज़ में सामने आ रहे हैं तो इसमें इतने उस तरह से हाईलाइटेड क्यों नहीं है। हमारे साथ इस वक्त चेस एसोसिएशन ऑफ पंजाब के सेक्रेटरी जनरल गौर इकबाल साहब मौजूद हैं। एक तो हम और फिर थोड़ा सा हमने सीख लिया था, थोड़ी देर बाद मैं गौर साहब के साथ हल्का फुल्का मैच, एक ट्रायल मैच तो खेल ही सकता हूँ अगर ये मुझे खुद से ना हराएं तो। और उसके साथ साथ हम टेक्निकली ये भी जानते हैं कि स्केल का पोटेंशियल या फ्यूचर क्या है पाकिस्तान में। गौर साहब, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद के ज़हनी सलाहियतों को निखारने वाले खेल की जानिब भी पाकिस्तान के किसी टीवी चैनल की भरपूर नज़र पड़ी है और मॉर्निंग शो में आए। आई बिलीव कि इसको नाज़रीन भी पसंद करेंगे और कर रहे हैं, तो हम इस पे बात करते रहेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा हमें इसकी बेसिक्स बताइए। एक तो चलें, बल्कि इसकी बेसिक्स पे आने से पहले थोड़ा सा शतरंज के हवाले से इटसेल्फ हमें बताइए। वेयर वाज इट स्टार्टेड, पाकिस्तान का इसमें क्या रोल रहा है, दुनिया भर में इसकी क्या स्टैंडिंग है, ज़रा ओवरऑल हमें शतरंज के बारे में एक ओवरव्यू दीजिए हमें। शतरंज दुनिया में सबसे ज़्यादा मुल्कों में मुनज़्ज़म तौर पर खेली जाने वाली एक गेम है। बाज़ाब्ता तौर पे 186 मुल्क इसको खेलते हैं जो वर्ल्ड चेस ओलंपियाड में शरीक होते हैं। दूसरा ये है कि पाकिस्तान का इसमें कंट्रीब्यूशन ये है कि 186 मुल्कों में खेले जाने वाला ये खेल पाकिस्तान में जन्मा है, अच्छा, पाकिस्तान में पनपा है
और पाकिस्तान के ही एक खिलाड़ी मीर सुल्तान खान ने बगैर किसी बाज़ाब्ता ट्रेनिंग के 3 दफ़ा ब्रिटिश ओपन भी जीती ये है। इज इट ऑफिशियल कोहिनूर का हीरा ना बन जाए, ये ऐसे ही ऑफिशियल है, ये हमारा ही है? ऑफिशियल ये एक स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, और जो एक वर्ल्ड वाइड एक रिकॉग्नाइज्ड फैक्ट है। ठीक है। इंडिया ने क्लेम करने की बहुत कोशिश की मैं वही तो बोल रहा कि हूँ। चेस जो है वो इंडिया में जन्मी है। कॉपीराइट्स हमारे पास हैं इसके। ये बिल्कुल इसी तरह है। इस टाइम वर्ल्ड चेस फेडरेशन, जिसको हम फीडे कहते हैं, उसने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये चेस पाकिस्तान में मौजूद थी। अच्छा। मोहनजोदारो और हड़प्पा से इसके ट्रेसेस निकले, ओके। और वो ट्रेसेस उठा के ले जाए गए पहले इंडिया में, और फिर वहां से चले गए इंग्लिस्तान। ओके। जब गोरा जो है वो हमारे कोहिनूर लेके देखे ना मैंने गया, आपको। तो इट वाज आल्सो वन ऑफ द कोहिनूर्स। अच्छा। तो अच्छा, इसके साथ ये भी है कि इतनी एंशिएंट, इतनी पुरानी है ये? जी, ये इतना गेम पुराना खेल? बिल्कुल इतनी पुरानी है। हाँ, एवोल्यूशनरी प्रोसेस के तहत ये जिद्दत इख्तियार करती गई। ठीक है। और इस टाइम जो मौजूदा चेस है, इसको कहा जा सकता है कि इसके जो ज़्यादातर तरक्की है उसका सेहरा यूरोप को जाता है, और वहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा किया गया। लेकिन ये है कि ये पाकिस्तान में पैदा हुआ। अगर ये जन्मा यहाँ पर है तो पाकिस्तान में इतना कम इसका रुझान क्यों है? इसकी तरफ ज़्यादा यंगस्टर्स खास तौर पर क्यों नहीं आते हैं, अगर ये जहनी सलाहियतों के लिए इतना अच्छा है? हमारा कसूर है, हमारा कसूर है। हम स्टेक होल्डर्स हैं ना, हमने जिम्मेदारी दी हुई है कि हमने चेस को प्रमोट करना है। तो वी आर द रिस्पॉन्सिबल, हु आर डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशंस, हु आर प्रोविंशियल चेस एसोसिएशन, हु आर दी फेडरेशन। तो ये हमारा कसूर है। ठीक है। वगरना इस टाइम अगर 2 वेबसाइट्स की बात करें, chess.com और leechess.com, उन 2 चेस वेबसाइट्स की अगर डाटा के ऊपर बात करें तो 6 मिलियन से जायद पाकिस्तान की फ्लैग के साथ आईडीज मौजूद हैं। अच्छा। हम तस्लीम कर लेते 6 हैं, मिलियन लोगों ने 6 मिलियन खेल रहे ओके। हैं, हम तस्लीम कर लेते हैं कि डबलिंग ऑफ आईडीज है। आपने चूंकि कहा कि बहुत पुरानी इंडस सिविलाइजेशन या मोहनजोदड़ो, आपने कहा वहां से इसकी बाकियात मिलती है और वो पाकिस्तान में है, तो क्या वक्त के साथ साथ इसके जो खेलने के उसूल थे, अंदाज था, वो भी तब्दील हुआ है, डेवलप हुई है? A little bit. या फिर पुराने उसूलों के तहत आज भी खेली जाती है? A little bit। पहले ये 4 लोग खेलते थे, ओके, उसमें 4-4 मोहरे होते थे। ठीक हो गया। मेन जो है, अभी इस टाइम 8 ऑफिसर्स के साथ आप खेलते हैं। ओके, ओके, तो ये अब बेहतर होता गया। ठीक है। वक्त के अब साथ इस वक्त evolve कहा हुआ। जा सकता है कि जो चेस के उसूलों ज़ाबित हैं वो अपने पीक पे पहुंच चुके हैं। ठीक है। और इस टाइम तो इसको एआई भी खेल रहा है, और सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो इसके ऊपर बहुत अरसा पहले खेलने की कोशिश कर चुके हैं। अभी लेकिन तक कामयाब नहीं इसकी हुए। थेरी जो है वो मुकम्मल नहीं हुई। गौर साहब, ये तो बताएं ना कि जहनी सलाहियतों को बेहतर कैसे करता है, आपकी मेमोरी को कैसे बेहतर बनाता है? ऐसी क्या इसके अंदर चालें हैं, या आपके दिमाग को बहुत ज्यादा पहले जोर देना थोड़ी पड़ता चालें है? हैं पाकिस्तान। देखिए, बात ये है कि कैलकुलेशंस की ये गेम है। इट्स एक हमारे मशहूर जो प्लेयर्स गुजरे हैं उनकी फिर थेरीज और सेइंग्स आती हैं उसमें कि ये एक आर्ट भी है, ये साइंस भी है, ये फिक्शन भी है, ये मैथमेटिक्स भी है। अच्छा। आप इसके अंदर जब आप सोचते हैं, जब आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो फिर आप एक स्ट्रैटेजिस्ट हैं। ठीक है। जब आप इनके अंदर कनेक्टिंग मूव्स को देखते हैं और उसके अंदर आप अपने टारगेट को अचीव करने की तरफ जाते हैं, आप सेक्रीफाइसेस करते हैं, तो वहाँ पे फिर आप एक ज़िंदगी को महसूस करते हैं इसके अंदर। जब आप इसमें कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि ये चाल जो है उसकी बुनियाद पे मैं ये चाल चलूंगा और फिर मुखालिफ ये चाल चलेगा, कैलकुलेट जब आप कर रहे हैं तो आपका फोकस इंप्रूव हो रहा है। अच्छा, सिर्फ आपने अपनी चाल नहीं, जो मुखालिफ है उसकी चाल को भी कैलकुलेट करना है? डेफिनेटली आपके Okay. पास भी 16 मोहरे हैं, politics. अगले पास की भी। इट्स अ पॉलिटिक्स, इट्स अ स्ट्रेटजी। अच्छा, हमें क्विकली, मुझ समेत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको देखते हैं, उनको बड़ी अट्रैक्टिव और कशिश भी लगती है, लेकिन वो खेल नहीं पाते क्योंकि हमें इसके बेसिक फंडामेंटल्स हमें नहीं पता। तो मैं आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए ना मिनट अगर थोड़े से हमें इसके फंडामेंटल्स, थोड़े से बुनियादी उसूल, क्योंकि हमारे पास चेस बोर्ड सामने पड़ा है, तो आप ज़रा थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दें हमारे लिए इसको। देखिए, नॉर्मल चेस बोर्ड है ये, और इसमें 64 खाने हैं। ठीक है। और जितना खेलने का हक वाइट को है उतना ही ब्लैक को है। ठीक है। हाँ, अलबत्ता वाइट की चाल पहले है, ये एक मुसल्लिमा हकीकत है। ठीक है। कॉर्नर्स के ऊपर जो Always. पीसेस, ऑलवेज ठीक है। वाइट हैज राइट टू मूव ओके। फर्स्ट। आपके कॉर्नर्स के ऊपर रुक्स हैं, रुक्स के साथ 2 नाइट्स हैं, देन 2 बिशप्स हैं, देन आपकी क्वीन इन लाइट स्क्वायर के अंदर, एंड किंग इन द रिमेनिंग। जो एक खाना बच गया वो बेचारे बादशाह का है। ठीक है। टारगेट आपका इसमें यह है कि आपने दूसरे के बादशाह को कैप्चर करना है और अपने बादशाह की प्रोटेक्शन करनी है। ओके। सामने आपकी जो सफ है ये सिपाहियों की या प्यादों की या पॉन्स की सफ है। ठीक है। तो आपके जो पॉन्स हैं उन्होंने आगे ही बढ़ना है, जैसे अवाम है।
आगे तो जाए वापसी का रास्ता नहीं है आगे उनके पास। कंटेनर लगे हो फिर क्या करें? अब फिर वहीं पे ही आपने सर पटकना है उनके साथ, या आपका कोई ऑफिसर आएगा और आपके लिए रास्ता निकाल के Okay, जाएगा, okay. और देन आप प्रमोट हो सकते हैं। ठीक है। तो पॉन्स हैं, इन्होंने पीछे नहीं आना। ये ऑफिसर्स आपके, ये 4 ऑफिसर्स हैं जिन्होंने आगे पीछे दाएं बाएं अपनी स्ट्रैटेजी ये के काबीना हिसाब है से इनकी। ये पलटना झपटना सारा इनका Okay. काम है। ठीक है। बिल्कुल। और इसमें इक्वल राइट टू मूव है आपके पास? अगर मेरे जी, पास एक ही चालों के चाल। हवाले से थोड़ा सा बताइए हमें। सबसे पहली चाल जो बेस्ट मूव कहा जाता है वो E4 है, यानी कि बादशाह के सामने की सेंटर को कैप्चर करना है। Okay. सिंपल आपका बैटल ग्राउंड है ये, और इस बैटल फील्ड को आपने इस तरह चलना है। आपका दूसरी साइड से अगर ये पॉन सामने आके ब्लॉक कर रहा है तो इसने मारना तिरछा है, इसने सीधा नहीं मार सकता है। ठीक है। तो ये उसूल क्यों है कि सीधा नहीं मार सकता? वजह? गेम को सेट करना है आपने, लड़ाई को किसी ना किसी तरह से तो कोई वजह बनानी है कि सस्टेन भी करे और आप आगे भी बढ़ सकें। ठीक है। तो अब आगे बढ़ना है तो दूसरी चाल ये आती है, इसके पास चॉइस है कि ये मार के इसकी जगह पे या इसको कैप्चर करके इसी जगह पे बैठ सकता है। ओके। देन द क्वीन, द मोस्ट पावरफुल पीस, Okay. वो कहीं भी जाके आपके मुखालिफ के पॉन को कैप्चर कर सकती है। इज इट सेफ टू यूज क्वीन एट स्टार्ट? शुरू में ही आप आगे लें? नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन आ गई है तो कर लें। अगर वो अटैक करते हैं क्वीन के ऊपर विद द नाइट तो आप क्वीन वापस आ जाएं और आप अपनी स्ट्रेटजी, मतलब अगर हम क्वीन को आगे लेके जाएं तो इट विल बी एन एग्रेसिव मूव। यस, इट विल बी एन एग्रेसिव। अर्ली आपको सबसे पहले पीस डेवलपमेंट की तरफ जाना होता है। कहा जाता है जो रूल्स हैं बेसिक कि आपने सेंटर को कैप्चर करना है, देन आप अपने नाइट्स को डेवलप करें, उसके बाद बिशप डेवलप करें, देन आप किंग को सेव करें, यानी कि अच्छी फॉर्मेशन पहले बनाएं एंड देन फाइट। देन आप एक अच्छा, स्ट्रेटजी और बना सबकी सब जितने भी मौर्य हैं उनकी जो चालें हैं वो भी डिफरेंट है, यानी कि ये जो पॉन है उसकी चाल डिफरेंट है, नाइट की डिफरेंट है, जो क्वीन है उसकी डिफरेंट है। आपकी जिंदगी में भी ऐसा ही है। आप किसी भी ऑफिस में चले जाएं, आपका एक ये टीम है, ये आपको बता रही है कि आप इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकते। ओके। आप डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे, तो यू हैव टू बी अ टीम। अच्छा, एक बड़ा अहम नुकता है वो स्टूडेंट्स बच्चों के हवाले से। पेरेंट्स यूजुअली, हमें तो कभी अब्बा ने कार्ड्स नहीं खेलने दिए, इवन अब्बा लूडो खेलने से भी मना करते थे। वो कहते थे कहीं ना कहीं इसमें गैम्बलिंग इन्वॉल्व हो जाती है। इस तरह की सोच है हमारे पेरेंट्स की, और आज भी यंगस्टर्स को यूजुअली मना करते हैं पेरेंट्स चेस वगैरह खेलने से। इसकी बुनियादी वजह आपके इल्म में क्या है, और क्या ये ठीक वजह है? इसको कैसे आप? कम इल्मी है, माजरत के साथ। वो लोग चेस को जानते नहीं। आपकी गैम्बलिंग का फैक्टर वहां हो सकता है कि जहां पे लक आ जाए। ठीक है। इसमें तो लक है ही नहीं, इसमें तो टोटल कैलकुलेशन है। ठीक। आप इसमें लकी तब ही होंगे जब के ओपोनेंट आपका गलती करेगा। सही। आप डाइस को Luck जब by आप chance. फेंक रहे हैं तो वो तो वहां पे तो लक आ गई, दुक्की आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। सही। तो वहां पे तो चांस आ गया। यहाँ पे तो चांस है ही नहीं। अच्छा, क्विकली हमारे स्कूल्स जो हैं क्या उसके अंदर इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है? ये एक अच्छी मूव होगी जो अब तलबा हैं हो रहा उनकी है, अब चयनित हो सलाहियतों रहा के है। लिए हो रहा है। पहले नहीं था, ओके। अब हो रहा है। स्कूल्स खुद भी इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो हमसे राब्ता कर रहे हैं, ओके। हम भी उनसे जाके राब्ता कर रहे हैं। पूरे वेस्ट में ये सिलेबस का पार्ट है, वो इसको रेगुलर कोर्स के तौर पे पढ़ा रहे हैं, जबकि हम अभी इससे कोसों दूर हैं। मिनिस्टर एजुकेशन से अभी रिसेंटली हमारी नेगोशिएशन इस चीज़ पे चल रही है, जो हमारे पंजाब के हैं राय सिकंदर साहब, राना सिकंदर हयात साहब, तो वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। फैसल अयूब साहब हैं जो मिनिस्टर बाहर से पढ़े हुए हैं, वो खुद भी लगता है खेलते होंगे। वो हल्की फुल्की खेलते हैं, लेकिन वो लाना चाह रहे हैं सिस्टम में। अच्छा। और उसमें हमारे जो प्रेसिडेंट पंजाब हैं डॉक्टर नईम रऊफ, ही इज इन डायरेक्ट जो इस स्ट्रेटजी मेकिंग के अंदर हैं, तो उम्मीद है कि हम पे इनिशिएटिव ये काम हो पंजाब रहा से है। लेंगे। ठीक, चलें, बहुत बेहतर है, शुक्रिया, बेहतर है। बहुत शुक्रिया गौर इकबाल साहब हमारे साथ Thank मौजूद थे। बड़ा मजा आया आपसे बात करने डिफरेंट का। कलर, हाँ, शो के अंदर चेस का तो आप Chess. सीखिए। अब हो सकता है इससे, एंड डेफिनेटली आपकी जो स्किल है वो इम्प्रूव तो होगी, क्योंकि हमने बड़ी बड़ी फिल्म जिसके ऊपर बनते देखती हैं, बड़े बड़े कैरेक्टर्स डेवलप होते देखे हैं, और बड़ी बड़ी कोटेशंस हैं जो कि चेस के ऊपर हैं। सो आई होप कि अगर ऐसा कुछ हो तो आपकी मेंटल स्किल्स के अंदर चालें मजीद बेहतर हो जाएगी। कोटेशन की आपने बात की ना, मुझे एक कोटेशन याद आ गई, ये जिंदगी है शतरंज का खेल नहीं है कि तुम मेरे साथ खेलते रहोगे। इस तरह की कोटेशन जो है वो भी सुनने को मिलती रहती हैं। बहरहाल बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू रही है इस चीज़ के बारे में हमारी, और आई एम श्योर इसके ऊपर काम भी होता रहा है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो उसके बाद हम ज़रा बात करेंगे जिसका आगाज़ जिक्र हमने शुरू में किया था, फूड एटीएम के बारे में, कि फूड एटीएम है क्या और किसने इसको शुरू किया है, किस तरह से ये काम कर रहा है। एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक टू सबसे आगे। उम्मीद तौर पे हम मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स पे भी बात करते हैं, चूँकि ज़रूरी पाकिस्तान में अब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना वो बड़ा अच्छा इसलिए करें कि वो नए नए कॉन्सेप्ट्स को लेके आ रहे हैं। कल परसों जब हम बैठे हुए थे, आप किसी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की एक बर्गर चेन का जिक्र करी थी, बड़ी अच्छी है। अच्छा, ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। अब ऐसे ही स्टूडेंट्स आइडियाज सोचते रहते हैं और आइडियाज़ क्लिक भी करते हैं। आई रिमेंबर कि एक स्टूडेंट ने यहाँ पे एक नान की दुकान खोली थी, वो इतनी हिट हो गई थी क्योंकि उन्होंने नान के साथ पिज़्ज़ा और न्यूटेला मिक्स कर दिया था और बड़ा फेमस हो गया था। अब कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो उमूमी तौर पे ATM इस्तेमाल होते हैं कैश निकलवाने के लिए, ऑटो टेलर मशीन, उससे हम कैश निकलवाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा आइडिया ले आए हैं कि उन्होंने पैसों के बजाय एक फूड ATM मुतारिफ करा दिया। और दिस फूड ATM इज़ इन इस्लामाबाद। एक तो वर्ल्ड फूड डे चूँकि मनाया गया अभी लास्ट डे, तो उसमें उसका जो थीम था इस दफ़ा का वो था जी कि बेहतर ज़िंदगी और बेहतर मुस्तकबिल के लिए खुराक का हक वो कितना ज़रूरी है, और पाकिस्तान में ये मसाइल रहती हैं। तो हमने ये ज़रूरी समझा एक तो इस डिफरेंट आइडिया को आज हम डिस्कस करें, लोगों तक पहुँचाएँ, और उसके साथ साथ जो फाउंडर है उनसे बात भी करें कि आइडिया आया कैसे और हाउ इट वर्क्स। डेफिनेटली, और ये भी बता देते हैं ना कि इस आइडिया के पीछे जो है मकसद उनका क्या था। उनका मकसद ये था कि कम आमदनी वाले जो लोग हैं, जो मजदूर हजरात होते हैं, उनको 100 या 150 रुपए में वो एक टाइम का खाना खा सकते हैं। बहुत अच्छा। तो लोग जो है ना वहाँ पर इस तरह के मजदूर हो गए या दिहाड़ीदार जो लोग होते हैं, वो वहाँ पर लाइनें लगाकर खड़े होते हैं और उनको एक सस्ता और मयारी खाना जो है वहाँ से मिल जाता है। उस ATM से खाना मिल जाता है। इस ATM से खाना मिल जाता है। रिफा यूनिवर्सिटी की तालिबात हैं ये, जिन्होंने ये एक नेक काम मैं कहूँगी इसको शुरू किया। एक तो ये कि क्लिक भी हुआ, लोगों का पेट भी भर रहा है और बड़ा अच्छा वो काम भी कर रही हैं। इसकी फाउंडर आज हमारे साथ मौजूद हैं जी, फूड ATM की तहरीम ज़की साहिबा। इनसे आज कहते हैं तहरीम, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। आइडिया कहाँ से आया इतना ज़बरदस्त? आइडिया देखिए, हमारे माशरे के जो सफ़ेद पोश लोग हैं इनको देख के ही आया। हमारी जो सोसाइटी में एक तबका है दे कैन इजीली अफोर्ड फूड, उसके बाद आ जाता है ऐसे लोग हैं गरीब हैं लेकिन वो आप उनको फ्री खाना देंगे तो वो भी ले लेंगे। लेकिन जो हमारी क्लास सबसे ज्यादा सफर करती है वो ये है सफेद पोश क्लास, जिनको हम ब्लू कॉलर पीपल भी कहते हैं। ये वो लोग हैं कि जब आप दस्तरखान लगाएंगे ना तो ये उस पे फ्री का दस्तरखान, तो ये उस पे बैठ के खाना नहीं खाएंगे, या अगर आप इनको फ्री का खाना देंगे तो भी वो ये खाना नहीं खाएंगे। तो बेसिकली जो ये क्लास है सफेद पोश क्लास, ये बहुत ज्यादा सफर करती है। तो इनको देख के इन्हीं का दर्द महसूस करके मुझे आइडिया आया कि इन लोगों को 100 रुपए में खाना दें, ताकि जब ये लोग वो खाना खरीदें तो इनकी इज्जत नफ्स मजबूर ना हो एंड दे कैन कीप देयर चिन्स हाई। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। तो इसके लिए तो आपको अच्छी खासी फंडिंग भी चाहिए होती है। 100 रुपए में खाना आजकल एक इंडिविजुअल के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैनेज हो जाता है, रिसोर्सेज मैनेज हो जाते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोगों की फैमिलीज ने हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन ये है कि डोनेशंस हम लोग नहीं लेते, लेकिन फैमिलीज के सपोर्ट की वजह से हम लोगों ने जो वैन खरीदा था वो भी किस्तों पे आराम से करके खरीदा है। लेकिन सिंस ये नो प्रॉफिट नो लॉस वाला है, जो फूड ATM है ना, बेसिकली इट्स अ नॉन प्रॉफिट फूड ड्राइव, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। तो मैनेज करना अभी जाहिर है 100 रुपए में आप किसी को अच्छा खाना प्रोवाइड कर रहे हो, वो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नो प्रॉफिट नो लॉस वाला बिजनेस है तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। मेन्यू सेम होता है? डेली दाल चावल होते हैं, चेंज भी होता है? नहीं, हमारा डिफरेंट मेन्यू है हम लोगों का, मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि इन दिनों पे ज्यादा बाइकिया राइडर्स वर्कर और ये वर्किंग डेज हैं। हम लोग का हेडिंग का मेन्यू डिफरेंट है। जैसे मैं आपको मंडे का मेन्यू बताऊं तो वो मिक्स सब्जी होती है, 2 रोटी होती है और उसके साथ सलाद होता है, जस्ट इन 100 रुपीज, और ये हेल्दी और क्वालिटी फूड होता है। ऐसा नहीं है कि कीमत 100 रुपए रखी है तो हम लोग क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर लें, या उस तरह से नहीं है। मैं बिल्कुल मेक श्योर करती हूँ जो क्वालिटी है वो अच्छी हो, ताकि हर कोई इस खाने को खरीद सके और खा सके। और हर दिन का मेन्यू डिफरेंट है। मंगल को दाल माश होगी, साथ 2 रोटियां होंगी, सलाद होगा। फ्राइडे को बिल्कुल डिफरेंट होगा। इस तरह हर दिन का मेन्यू हम लोगों ने डिसाइड। बनाता कौन है? खाना कौन बनाता है? कुक रखा हुआ है आपने या फिर आप लोग जो साथ हैं मिलके वही खाना बनाती हैं? नहीं, हम लोग तो स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग ऐसा होता है कि बेसिकली एक कुक है, किचन में होममेड कह लो कि खाना बनता है, कुक खाना बनाता है, साथ एक हेल्पर है जो हेल्प भी करवाता है, और साथ बाद में वो वैन भी वही ड्राइव करता है। हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट वॉलंटियर के तौर पे हम लोग टीम मेंबर्स भी चले जाते हैं, वॉलंटियर्स भी आ जाते हैं, पैकिंग वगैरह में वहाँ पे हेल्प करवा देते हैं, जैसे बॉक्सेस के ऊपर स्टिकर लगाना, पैकिंग करना, इन चीजों में। लेकिन जो खाना पकाना है वो जाहिर है एक ये कि मुश्किल टास्क है, और फिर क्वालिटी मेंटेन रखना, जायका एक अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए हमने प्रॉपर एक हायर किया हुआ है। सही। और ये कहाँ पर इस्लामाबाद में सिर्फ एक ही जगह पर कोई एक पॉइंट आपने फिक्स किया हुआ है, या पर डिफरेंट जगहों पर ये आपकी जो ट्रक है फूड ATM है ये जाती है? बेसिकली अभी जो हमने स्टार्ट किया है
है वो है ब्लू एरिया से। ब्लू एरिया में एक मिस्टर ट्रेवर्स प्लाजा है, उसके सामने हमारी वैन आती है, 1 बजे आती है, 40 मिनट वहाँ पे रुकती है, उसके बाद फिर नेक्स्ट लोकेशन पे ब्लू एरिया के अंदर ही बीवेल हॉस्पिटल है, उस वहाँ पे मूव कर जाती है। लेकिन अभी फिलहाल स्टार्टिंग में ये है, एक ही लोकेशन है, लेकिन मेरा प्लान है इंशाल्लाह पूरे इस्लामाबाद और पिंडी में इसको स्प्रेड आउट करना है, और जितना हो सकेगा इस्लामाबाद पिंडी में हो गया इंशाल्लाह, अच्छा लोगों को समझ आ गया तो इंशाल्लाह। डू यू गाइस मेक श्योर कि जो खाना खा रहे हैं ये ज़रूरतमंद लोग ही हों, दिहाड़ीदार ही हों, या कम उजरत वाले ही हों, या फिर ब्लू एरिया में तो ऑफिसेज भी बहुत ज़्यादा है ना, और अगर सस्ता खाना मिल रहा हो, खाना तो सबने है, तो मे बी दे कैन ऑल्सो कम एंड 100 रुपीज़ पे करके खा सकते हैं। आपको कोई इस पे एतराज़ है या ठीक है जो भी आए? नहीं, देखिए आप मुझे एक बात बताएं, एक बंदा जो आया है वो लाइन में लग के खाना ले रहा है, इतनी देर खड़ा है, वो 100 रुपए दे रहा है, तो इट डज नॉट मैटर कि वो डिजर्व करता है या नहीं करता। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए जो फ्री खाने वाले होते हैं ना, वो कहीं पे भी दस्तरखान पे भी बैठ के खा लेंगे, वो रोड पे भी, मतलब उस तरह से वो और तरह की जो, लेकिन हमारी टारगेट कम्युनिटी है ना, वो ये सफेद पोश लोग हैं, वो लोग फिर डिजर्विंग लोगों तक ही पहुंचता है। प्लान क्या है, किस तरह से इसको आप बढ़ाएंगी? क्योंकि अगर कोई स्पॉन्सर आपके साथ नहीं है, कोई इन्वेस्टर आपके साथ नहीं है, फिर ये मुश्किल नहीं हो जाएगा आपको लगता है? देखिए अभी स्टार्टिंग में मुझे ये लगता था कि डोनेशंस एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होती है, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो मुझे लगता था कि आई वुड नॉट बी एबल टू मैनेज इट उस तरह से ना। फैमिली का सपोर्ट ही था, तो मैंने फैमिली ने सपोर्ट किया, एक काम शुरू कर दिया। लेकिन आगे जाके जाहिर है जब आप एक चीज को फैलाओगे और जगहों पे मैं इसको खोलने का प्लान है, तो हमें लोगों की सपोर्ट और डोनेशन वगैरह की जरूरत होगी, लेकिन ये बात की बात है इंशाल्लाह। लेकिन फिलहाल तो इट्स गोइंग वेरी वेल, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई वुड सजेस्ट कि आप डोनेशंस का ऑप्शन जरूर ओपन करें और उसको अपनी फूड ट्रक पे मेंशन कर दें कि रन बाय डोनेशन, ताकि जो लोग उस डोनेशन वाला खाना नहीं खाना चाहते, वैसे भी अगर सब्सिडाइज फूड है तो वही शख्स चल के वहाँ पे खाने आएगा जिसकी जरूरत होगी। दिस इज व्हाट आई बिलीव। काम आपका इतना अच्छा है और जिस काम को आपने पकड़ा ये काम बहुत जल्दी फैलता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके काबू में नहीं आने वाला इंशाल्लाह, जिस नीयत से आप लोग कर रहे हैं बहुत जबरदस्त है। हमारी आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं एंड पे कीजिए, फिर हम क्लोज करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं बस इतना कहूंगी कि बीइंग अ स्टूडेंट इट वाज डिफिकल्ट स्टार्टिंग दिस प्रोजेक्ट, और मुझे लगता था कि आप क्या ही कर सकते हो या आप जो भी काम कर रहे हो कितना ही मैटर करता है। इरादा होना चाहिए तहरीम, नो डाउट। ये आपने साबित कर दिया है कि अगर इरादा आपका हो ना, तो चाहे आप सिर्फ एक मामूली स्टूडेंट ही हो, आप क्या से क्या कर जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपने आज टाइम निकाला, हमें ज्वाइन किया हमारे इस मॉर्निंग शो के अंदर, और अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे इसके अंदर, और इस तरह से और भी लोगों के अंदर जज्बा जो है ना वो जागता है। whenever they are going to open donations या support, तो I'll be supporting my personal humble capacity, जितना भी हम कर सकें जरूर करेंगे। भाई बहुत अच्छा कॉज है ना, सब्सिडाइज फूड है। ये जो बाइक राइडर्स होते हैं बेचारे, या रिक्शा ड्राइवर्स होते हैं, या टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं, इस्लामाबाद में रिक्शास नहीं होते, लेकिन वो भी आके वहाँ पे फूड ले सकते हैं और इज्जत से खा सकते हैं। इज्जत से इस महंगाई के दौर में वो खा सकते हैं, और उन्होंने ये सोच के ही शुरू किया था कि इस तरह के लोग नबियों का काम पेट भरना, खाना खिलाना जो नबियों की सुन्नत है। सो बहुत ही जबरदस्त जी, वेरी इंप्रेसिव। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। कुछ और इंप्रेसिव टॉपिक्स हमारे पास हैं, इंप्रेसिव गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। स्टे विद अस। सबसे आगे में आपको कहेंगे एक मर्तबा फिर से खुश आमदीद। अच्छा इमरान, समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम किसी से पूछें कि भाई क्या हाल चाल है आपका, सब ठीक है, ज़िंदगी सही चल रही है, तो अक्सर हमें सुनने को मिलता है ऐसे कि यार सुकून नहीं है, सुकून ढूंढ रहे हैं। क्या चाहिए ज़िंदगी में? सुकून चाहिए। तो सुकून हासिल करने का क्या तरीका है? नेचुरली वो तो एक अलग बात है, लेकिन कुछ लोग सुकून हासिल करने के लिए कुछ और भी करना शुरू कर देते हैं। मतलब एक तो ये कि बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, बहुत सारे लोग इस चीज़ की तलाश में हैं। कहीं ना कहीं हम सब भी, मतलब हमारी ज़िंदगी में भी फेजेस आते हैं ना, हमें लगता है कि ज़िंदगी में कुछ नामुकम्मल है, सही नहीं है, और सही हो तब भी हमें नहीं लगता। अब इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ लोग तो अच्छा ऐसा है कि फिजिकली वाकई उनका प्रॉब्लम होता है, यानी कि मेंटली वो सुकून नहीं मिल रहा होता उनको। कुछ लोग फिजिकली ठीक होते हैं, लेकिन उसके बावजूद एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम दे यूज सर्टेन थिंग्स, ऐसी ड्रग्स लेते हैं, ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जिनसे उनका सुकून जिस पे डिपेंडेंट हो जाता है, ऐसे कह सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ही मौजू पे हमने आज बात करनी है, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पाकिस्तान में इसका ट्रेंड बहुत बढ़ रहा है। बिल्कुल ऐसे है। और ये कंट्रोल ड्रग्स की बात करें या फिर मसल रिलैक्सेंट्स जो होते हैं, वैसे तो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर दे वो एक अलग बात है, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि आपको इस वक्त कितनी मिकदार में, कितने mg में इस दवा की ज़रूरत है। लेकिन वो आप ठीक हो गए हैं, आपकी तबीयत ठीक हो गई, उसके बावजूद अगर आप फिर भी वो दवाएं लिए जा रहे हैं तो इसमें बड़ा खदशा
खदशा बढ़ जाता है कि आप एडिक्ट्स बन जाएंगे। नशे के आदि अफराद जो हैं उनमें 50% मसल रिलैक्सेंट या एंटी डिप्रेसेंट के नशे का शिकार हो चुके हैं। और तशवीशनाक बात यह है कि इस किस्म के नए नशे का शिकार होने वाले की तादाद में ज्यादातर खवातीन हैं। दिस इज वेरी ये हमने आसपास भी देखा है भाई, हमारे अपने जो फैमिली के अंदर हमारी दोस्त है बाप, वो ये लोग भी हमें बहुत सारी ऐसी अद्वियात खाती नजर आती हैं, इनका इस्तेमाल करते नजर आते हैं। और बाज़ औक़ात कोई हादसा आपके साथ हुआ, उसमें आपको डॉक्टर ने तफवीज़ की कोई दवाई और वो आपको इतनी अच्छी लग गई, उसमें आपको इतना मजा आ गया, आप इतना रिलैक्स कर गए कि वो आपने उसको अपनी आदत बना लिया। अब यूजुअली किसी एंग्जाइटी से बचने की सूरत में या हादसे की सूरत में मरीज को कंट्रोल्ड मिकदार में तो ये दवाएं दी जाती हैं, लेकिन अगर वो आदत बन जाए तो फिर हम उसको एडिक्शन कहते हैं। साइकोलॉजिकली भी तो आप डिपेंडेंट हो जाते हैं ना। आपको पता होता है कि अगर मैं ये दवाई ले लूंगी तो ठीक रहूंगी, अगर मैं नहीं लेता या नहीं लेती तो फिर मसला जो है ना वो सोने में तो यही होता है कि अगर आपने अपनी नींद को उस पर डिपेंडेंट कर लिया तो ये होता है। वेल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेल थॉट आउट टॉपिक है और हमने सोचा कि हम इस पर बात करें और इसी भी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं मौजूद हैं एडिक्शन साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर तलत हबीब साहब, उनसे इस बारे में बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सर ये बताइएगा कि ये जो नया एक मामला शुरू हो गया है, नशावर अशिया का, ड्रग्स का इस्तेमाल करना तो एक तरफ, लेकिन जो डॉक्टर आपको दे रहा है दवा उसका एडिक्ट हो जाना, ये क्या इससे बचा जा सकता है और इसमें कितनी बड़ी तादाद है ऐसे मरीजों की या लोगों की जो इस जानिब चली जाती है? जी वालेकुम सलाम। इसमें इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में एक्सीडेंटल एडिक्शंस कहते हैं। इसमें डॉक्टर्स का डायरेक्टली इंटेंशंस नहीं होती, लेकिन जैसे अगर एक पेशेंट आता है हमारे पास और उसको नींद का मसला है और वो काफ़ी दिनों से डिस्टर्ब स्लीप में रहता है और उसका स्लीप पैटर्न भी कम हो गया है, तो हम उनको एक बेंजोडाइजेपिन फॉर एग्जांपल हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। अब वो जो एक बेंजोडाइजेपिन है, अगर वो 0.5 मिलीग्राम के यहाँ प्रिस्क्राइब करते हैं तो पेशेंट जो है वो कुछ दिनों के बाद वो एक टैबलेट की बजाय 2 लेना शुरू कर देता है, फिर 3 लेना शुरू कर देता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेडिसिन बढ़ाता है और फिर मिलीग्राम भी बढ़ाना शुरू कर देता है। तो ये एक्सीडेंटल एडिक्शंस हैं। इस तरह बाज़ दफा पेन किलर्स भी डॉक्टर्स देते हैं। इट्स वेरी कॉमन। जैसे हम जो आम नशे सुनते हैं, जैसे ये कैनिबस का सुनते हैं या अल्कोहल का सुनते हैं, ये वो नशे हैं जो हर एक को पता है कि ये नशे हैं। कुछ नशे ऐसे हैं जिनका हमें बज़ाहिर पता नहीं होता और हम समझते हैं कि ये नशे नहीं हैं, जबकि वो तबाही वैसी ही लाते हैं जैसे जो डॉक्टर साहब ये जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन होती हैं, इस किस्म के जो रिलैक्सेंट्स होते हैं या प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन होती हैं जो डॉक्टर्स देते हैं, उनकी ओबियसली हमने कहा कि एक सर्टन मिकदार होती है और उसके बाद एज यू सेट कि वो खुद से रिलैक्स रहने के लिए उसकी मिकदार बढ़ाता चला जाता है पेशेंट और फिर वो एक एडिक्शन की सी सूरत हो जाती है। क्या ऐसी दवाएं लेने के बाद मेडिकल हेल्थ या मेडिकल साइंस के अंदर कोई ऐसा प्रोसीजर या ऐसी मेडिसिन आप लोग प्रिस्क्राइब नहीं करते जो उसके ऊपर हमारी डिपेंडेंस कम करें? आमिर, हमें तो सुकून उससे मिलेगा हमारी अपनी बॉडी रिएक्शन में, अगर टाइम लग रहा है तो क्या कुछ ऐसे तरीक़ाकार नहीं होते जिसके तहत डॉक्टर ये भी मलूज़े खाते रखे कि कहीं ये मरीज एडिक्ट ना हो जाए, तो इसको मैं साथ साथ ये तफवीज़ कर दूं कि आप ये करें इसके साथ? मेडिकल साइंस में मिलीग्राम्स पर बॉडी मास इंडेक्स दिए जाते हैं और वो डिपेंडेंसी नहीं क्रिएट करते। डिपेंडेंसी उस वक्त क्रिएट होती है जब हम ड्रग के यूज को अब्यूज में कन्वर्ट करते हैं और अब्यूज जो है वो एडिक्टिव पैटर्न में कन्वर्ट होता है। तो हमें एज ए पर्सन और एज ए फैमिली भी इवन ये इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है हम उस फिक्स डोज से आगे ना बढ़े। तो और अगर हमें ये जो एक्सीडेंटल एडिक्शन की डॉक्टर साहब हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये नुकसान कितना पहुंचाती है? और अगर लॉन्ग टर्म में हम बात करें, लॉन्ग टर्म में क्या ऐसा हो सकता है कि अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो बिल्कुल वैसे ही जैसे रिहैब में जाना पड़ता है लोगों को अपनी नशे छोड़ने के लिए, इसका इलाज भी क्या नशे जैसा होता है? क्या इसका इलाज भी उसी तरह से होता है? हाँ, इसमें कुछ फंक्शनल ड्रग एडिक्ट्स भी होते हैं और कुछ नॉन फंक्शनल ड्रग एडिक्ट्स होते हैं। फंक्शनल वो हैं जो ड्रग्स तो ले रहे हैं लेकिन थोड़ा बहुत काम भी कर रहे हैं, अपनी जिंदगी चला रहे हैं, लेकिन ग्रेजुअली वो नॉन फंक्शनल में चले जाते हैं। अब जैसे ड्रग एडिक्शन में है तो उसमें आपकी जिंदगी की 5 चीजें खराब हो जाती हैं। मसलन फिजिकल और मेंटल हेल्थ तो कंप्रोमाइज हुई है,
ठीक है। लेकिन साथ आपकी फैमिली लाइफ खराब हो जाती है, साथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ खराब हो जाती है, साथ आपकी सोशल लाइफ खराब हो जाती है और साथ आपकी स्पिरिचुअल लाइफ खराब हो जाती है। ड्रग एडिक्शन जब हम जिसको कहते हैं, जो नशा माशरे में आमतौर पर लफ्ज यूज होता है, वो उस वक्त हम उसको बीमारी कंसिडर करते हैं जब वो अपने बेसिक 5 लाइफ के फंक्शंस को कंप्रोमाइज कर देती है। अब जब वो ट्रीटमेंट में आते हैं तो इन्हीं चीजों को रिहेबिलिटेट किया जाता है, क्योंकि वो फैमिली से, सोसाइटी से अनस्ट्रक हो चुके हैं, वो फैमिली स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं रहे। तो उनको वापस लाने के लिए फिर यही सारे प्रोसीजर वापस जाते हैं। जैसे शुरू में मेडिसिन दी जाती है उनको भी डिटॉक्स के लिए। अब मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अगर हमारे पास कोई हेरोइन एडिक्ट आ गए हैं तो हम उनको, अगर चूंकि जब हेरोइन नहीं मिलेगी और विड्रॉल होगा तो उनकी बॉडी बहुत ज्यादा पेन से गुजरेगी। तो जो पेन मैनेजमेंट है उसके लिए बॉडी के एक रिक्वायर्ड डोज है। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक मेडिसिन है बहुत अच्छी यूज होती है और लीगल मेडिसिन है पाकिस्तान में, और उसके हम 0.2 मिलीग्राम की टैबलेट से हैं, वो वहां से हम शुरू करते हैं। अब उससे क्या है कि विड्रॉल मैनेज होगा, लेकिन वो हाई नहीं होंगे क्योंकि वो कंट्रोल ड्रग है और डॉक्टर्स भी कंट्रोल्ड माहौल में दे रहे हैं। और जो ही वो डिटॉक्स का पीरियड ओवर हो जाता है तो फिर बाकी वो काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल और वो बाकी ट्रीटमेंट्स पे आ जाते हैं। अच्छा, आपने जो एडिक्शन का फिनोमिनन एक्सप्लेन किया, मैं चाहता हूँ आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए मैं इसको आप फर्दर एलेबरेट करें। एक तो आपने वो 5 आपके बेसिक जो लाइफ प्रोसेसेस हैं या ऑपरेशंस हैं, आपने कहा कि एक तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हों जिस चीज़ की वजह से वो एडिक्शन के अंदर आती है। दूसरा, लेट्स सपोज कुछ लोग ओकेजनली स्मोकिंग करते हैं, मैंने देखा है अक्सर लोगों को, मैंने ये कह के अपने आप को तसल्ली देते देखा है कि मैं तो बस दिन में 1 सिगरेट पीता हूँ, जब भी पी लूँ तो मैं ठीक रहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं भाई कभी दोस्तों के साथ 1 सिगरेट पी लिया। इस सिगरेट की मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी भी चीज़ें इसी तरह। फिर मेडिसिन का भी यही है कि मैं वैसे तो मसल रिलैक्सेंट नहीं लेता या नहीं लेती, लेकिन कभी कभी जब ये सूरत हाल हो, वीक में एक दिन मेरा बड़ा प्रेशर डे था तो मैंने खा ली। क्या इसको भी हम एडिक्शन के जुमरे में ले लें कि एडिक्शन है लेकिन हफ्ते में डेली के बजाय 3 दिन है या 2 दिन है या 1 दिन है? इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, एडिक्शन इज ए डिजीज और इसकी एक अपना पैटर्न है जिसको जब तक पेशेंट फॉलो नहीं करता हम उसको मरीज नहीं कहेंगे किसी चीज का। ओके, अगर इसको हम लैप्सेस कहते हैं एडिक्शन लिटरेचर के अंदर, ये लैप्सेस है, ये रिलैप्स नहीं है या ये दोबारा ड्रग की तरफ आना नहीं है। अगर कोई स्मोकिंग करता है तो वो उसको भी पता है कि इसके कॉज गलत है और उसके इफेक्ट्स गलत हैं, और लेकिन अगर कोई हार्डर ड्रग्स की तरफ जाता है तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ ऐसे भी हैं जो कई साल तक चर्च पीते रहते हैं लेकिन उनकी लाइफ अफेक्ट नहीं हो रही होती। तो अब होता यह है कि जो एडिक्शन का पैटर्न है उसको हमने एडिक्टिव पैटर्न के तौर पे जब समझना है तो हमें अंदाजा होगा, वरना हर काम जो हम बार बार करते हैं वो हम उसको बाज़ दफा मजाक में कहते हैं कि तुम तो एडिक्ट हो गए हो इस चीज के, तुम टीवी के एडिक्ट हो गए हो, तुम शॉपिंग के एडिक्ट हो गए हो। तो एडिक्शन शुड नॉट बी यूज्ड एज ए कॉमन टर्मिनोलॉजी जब तक उसकी प्रॉपर हम फॉलो ना कर ले। मसलन अगर एक इंसान है जो स्मोकिंग करता है, जैसे आपने एग्जांपल ली थी, तो अगर वो स्मोकिंग से उसको उसकी बेसिक लाइफ फंक्शनिंग कंप्रोमाइज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल वो किसी महफिल में नहीं ज्यादा देर बैठ सकता, वो किसी इंटरव्यू में 1 घंटे से ज्यादा नहीं बैठ सकता और उसको बार बार सिगरेट की तलब होती है। उसकी वजह से उसकी फैमिली लाइफ जो है वो कंप्रोमाइज हो रही है और उसकी वजह से उसको झूठ बोलने पड़ते हैं बार बार के किसी बहाने से वो वॉशरूम या कहीं बाहर जाने की कोशिश करता है। तो जब बेसिक फंक्शनिंग खराब होनी शुरू हो जाती है तो हम उसको फिर एडिक्शन में लेके जाएंगे। और आप ठीक कह रहे हैं कि सिर्फ एडिक्शन इन केमिकल्स की नहीं है, नॉन केमिकल एडिक्शंस भी होती है। उनमें भी यही पैटर्न फॉलो किया जाता है, जहाँ कोई नशा शामिल नहीं है, कोई केमिकल शामिल नहीं है, लेकिन लोग वो सेम एडिक्टिव पैटर्न फॉलो करते हैं। इसमें एक टर्म यूज होती है टॉलरेंस। टॉलरेंस ये है कि जब आप थोड़ी ड्रग लेते रहते हैं और आपको शुरू में मजा आता है और बाद में मजा नहीं आता तो आप अपनी डोज बढ़ाते रहते हैं। अच्छा, इसमें खुद से रियलाइजेशन होना डॉक्टर साहब बड़ा जरूरी है ना। अगर डॉक्टर ने कुछ प्रिस्क्राइब किया है, कोई दवा प्रिस्क्राइब की है, तो उसके बाद आपको लगे कि यार अब मैं ठीक हो गया हूँ या हो गई हूँ, लेकिन उसके बाद अगर दोबारा से मुझे उसको लेने का दिल करे कि मुझे लगे कि मैं मजीद बेहतर फील करूंगी, तो ये खुद से रियलाइजेशन जब हो कि मैं एडिक्शन की तरफ ना जा रही हूँ, तो आपको लगता है कि फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए कि मुझे दोबारा से दिल कर रहा है, तलब हो रही है इस तरह की दवा लेने की, तो इसका हल मुझे बता दीजिए। इस तरह से अगर खुद से रियलाइजेशन हो जाए तो आपको लगता है कि ज्यादा बेटर होगा? ये आइडियल सिचुएशन है।
जब एक बंदे को ये पता चले कि उसका केमिकल उसकी बेसिक लाइफ फंक्शनिंग खराब कर रहा है और वो मदद के लिए बाहर निकलता है और डॉक्टर से राब्ता करता है, ये आइडियल सिचुएशन है। ओके। और अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हकीकत ये है कि जब नशे सर चढ़ के बोलते हैं तो सबसे पहले वो आपकी मर्जी खत्म कर देते हैं और आपकी मर्जी आप पे नहीं चलती, तो फिर आप डिसाइड नहीं कर पाते कि they आपने start डॉक्टर के पास controlling जाना your है। brain and your functioning. डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपका आना हमें बहुत अच्छा लगा। हम कोशिश करेंगे आइंदा भी जब भी इससे कुछ रेलेवेंट हो तो हम ज़रूर आपको मदऊ करें और आप हमें वक्त दें ताकि हम इस पर बात करें। डॉक्टर तलत हबीब जो कि साइकेट्रिस्ट हैं, एडिक्शन साइकेट्रिस्ट हैं, वो हमें बता रहे थे टाइप ऑफ एडिक्शंस क्या होती हैं और टेंडेंसी एक थोड़ा सा हमें इसको ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए, वो ख़वातीन में ज़्यादा है। ये क्यों है? आई मीन दे स्टार्ट डिपेंडिंग मोर अपॉन द ड्रग्स, ऐसी कंट्रोल्ड मेडिसिन के ऊपर शायद वो सुकून आवर होती हैं इस वजह से, लेकिन बुनियादी तौर पर टेंडेंसी ज़्यादा देखी गई है, 50% तक देखी गई है। बिल्कुल, लुब्बे लुबाब ये है कि सुकून जो है वो दवाओं में तलाश ना करें, अपने इर्द गिर्द फैमिली में लाइफस्टाइल अपना चेंज करें, तो उससे मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है ना आपको सुकून मिल जाएगा, जिसकी तलाश में हम सब घूम रहे हैं। तो एक ब्रेक ले लेते हैं। सुकून सिर्फ लाइफस्टाइल तब्दील करने में। ओके, लाइफस्टाइल तब्दील करें, लेकिन लाइफस्टाइल भी पॉजिटिव जरूरी है। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। कुछ और अहम टॉपिक्स हैं हमारे पास, अहम सेगमेंट्स हैं, अहम मेहमानों से मुलाकात करानी है, कहीं जाना नहीं है आपने। स्टे विद अस। जी, सबसे आगे मैं आपको कहेंगे एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमने और सेगमेंट्स भी आपको दिखाने थे, लेकिन वक्त बहुत कम है, वक्त आड़े आ गया जिसकी वजह से अब हम सिर्फ और सिर्फ बात करने लग गए हैं इमरान के फेवरेट टॉपिक पर, जो कि कहीं ना कहीं मेरा भी फेवरेट है और आज जरा फेवरेट है क्योंकि अच्छा खेल रहा है, लेकिन अभी कुछ खबरें अच्छी नहीं आ रही। भी जो ताज़ा तरीन है हमारे पास, बिल्कुल आपको ताज़ा तरीन अपडेट दें। 37 for 2 पाकिस्तान की 2 विकेटें वंस अगेन गिर गई हैं, 2 विकेटें गिर गई हैं और ये वही प्लेयर्स हैं जो पहली इनिंग्स के अंदर भी लुढ़क गए थे या लड़खड़ा गए थे। अब्दुल्ला शफीक हैं, आउट हो गए हैं, सिर्फ 4 रन बनाए हैं, 19 गेंदों का सामना किया। शान मसूद हमारे कैप्टन 11 रन पे आउट हुए, 18 गेंदों का सामना किया। एक अच्छा कॉन्फिडेंट शॉट उन्होंने खेला, एक चौका उन्होंने लगाया, लेकिन फिर सर्वाइव नहीं कर सके। इस वक्त कामरान गुलाम द डेब्यूटेंट एंड द 100 मेकर, पाकिस्तान के टॉप 13 में आने वाले जिन्होंने 100 स्कोर किए पहले मैच में, वो इस वक्त विकेट पे मौजूद है, 4 रन पे खेल रहे हैं और उनके साथ साथ साइम अयूब, वो भी पहली इनिंग्स में अच्छा खेले थे। आपको लगता है कि होगी पहली इनिंग्स की तरह? जरूरी बहुत है, जरूरी बहुत है इस वक्त, क्योंकि अगर आप इस वक्त लड़खड़ा गए और लुढ़क गए तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 75 रन की लीड है। और मैंने आपको कहा था कि कितने बना लें जिससे ये थोड़ा सा बेहतर पोजीशन में आ जाए। दो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट मुझे ये लगता है कि कम से कम 300-350 पे फाइट बिल्ड कर सकते हैं। हाँ, कम से कम कॉन्फिडेंट होंगे, कॉन्फिडेंस आएगा उसके ऊपर, क्योंकि हमारे पास बॉलिंग अटैक है। बहरहाल साजिद अच्छी फॉर्म में है, तो आई बिलीव कि अगर हम 300 सवा 300 कम से कम इतना करें, वैसे तो ज्यादा करें ताकि एक ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आए और अंडर प्रेशर ला के टीम को गिरा लें। लेकिन बड़ी अच्छी बैटिंग लाइनअप है इंग्लैंड के पास। साइम और ये जो कामरान गुलाम है, इनकी पार्टनरशिप बहुत डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये इन्होंने पहली इनिंग में भी अच्छा खेला था, अच्छी पार्टनरशिप बनाई थी। अब लेट्स सी कि सेकंड इनिंग में हमारी उम्मीद तो यही है कि अच्छा खेलें, लेकिन इंतजार ही करना पड़ेगा। और इंटरेस्टिंग बात ये कि दोनों विकेटें जो आज गिरी हैं वो शोएब बशीर ने ली हैं और शोएब बशीर पाकिस्तान के लिए मौलिक साबित हो रहे हैं। सो देखना है रिजल्ट क्या आता है। भाई स्पिनर्स का चल रहा है, विकेट नहीं है, स्पिनर्स को सपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान के पास 3 अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं और एक पेसर भी मौजूद है, लेकिन अभी वो दिल्ली दूर है। अभी देखना है कि हम क्या टारगेट सेट करते हैं, हम आपको आगाह करते रहेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त आज के लिए इख्तिताम को पहुंच गया है। आपसे कल मुलाकात करेंगे एक मरतबा फिर से, और कल तक पता भी चल जाएगा कि क्या गुल खिलाया है। काफी हद तक पता लग जाएगा, काफी हद तक पता चल जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।